कि आज गाड़ी लेने जाते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड जी, गर्लफ्रेंड तो रही हो। नहीं, भगवान करे आपको मोदी जैसा जीजा मिल जाए। मुसलमानों का दुश्मन हिंदू है, बिल्कुल बैंड किया हुआ है। उसके पीछे का रीजन? कंगना रनावत जो है, जो ड्रामे करती है आए दिन। आपके चाचा जो हैं 56 इंची वाले, ईवीएम हटा लो तो नरेंद्र मोदी जी गायब है, टाटा बाय बाय, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए मोदी। मेरी एज कितनी है ये तो आप बताएंगे? वो थोड़ा सा मैं उसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, ये तो गर्लफ्रेंड बनाना कोई गलत थोड़ी है, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रेनाउंड पर्सनालिटी, यस, जो सामने वाले की कर देते हैं बोलती बंद। आज हैं हमारे साथ द पॉलिटिकल डिबेट एंड स्पीकर वन एंड द ओनली मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले यार मुबारकबाद आपको कि आप फाइनली आपने अपनी लॉ की डिग्री ले ली है जी, और अब एडवोकेट बन गए। जी, मेरी लॉ कंप्लीट हो गई, एनरोलमेंट हो जाएगा मेरा, तो कुछ दिन में मैं एडवोकेट बन जाऊंगा। बिल्कुल, वेरी गुड। और फाइनली आपके अब अल्फाजों को एक नाम मिलने वाला है जी। तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले जो मैं लड़ाई लड़ा करता था वो एक लड़ाई ऐसी थी जो एक ज़मीनी स्तर की लड़ाई थी, जिसमें मेरे पास में लीगल पावर नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब मैं उस लीगल पावर का भी यूज़ करके और गवर्नमेंट से सवाल कर सकता हूँ, गरीबों की मदद कर सकता हूँ, तो बहुत सारे काम अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो लॉ है वो कंप्लीट हो गई है फाइनली। अब इनरोलमेंट हो जाएगा तो मेरे एडवोकेट बन जाने के बाद में जो चीज़ें मैं पहले प्रैक्टिकली तौर पर नहीं कर सकता था, मेरे को एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती थी, आज मैं खुद कर सकता हूँ प्रैक्टिकली तौर पर। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है जो मेरे साथ अब होने वाली है। अच्छा, ऐसी मोहित कौन सी चीज़ें हैं मतलब जो आपके इस जर्नी में ऑब्स्टेकल बनती हैं और आप नहीं कर पाते थे और अब कर पाओगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ मेरे साथ में आ जाती थी कि अगर कोई केस मेरे सामने एक ऐसा आ गया है कि जिसमें किसी व्यक्ति के साथ में गलत हो रहा है या किसी महिला के साथ में गलत हो रहा है, तो अब मैं किसी एडवोकेट के पास में जब उनको ले जाया करता था तो बहुत सारे एडवोकेट्स ना पीछे हट जाया करते थे कि यार नहीं, वो इतना बड़ा नाम है यार, हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, नहीं, तो वो बहुत सारे लोग पीछे आ जाया करते थे। फिर बहुत सारे लोग इतनी हैवी फीस मांगा करते थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता सामने वाला व्यक्ति। तो अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अब चाहे सामने देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे फिर एक गरीब से गरीब आदमी हो, अगर कोई भी गलत करेगा तो उसके सामने मैं केस डाल सकता हूँ। ये मेरे को ताकत जो है वो मेरे को लॉ से मिलने वाली है। नहीं, मगर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ती है आपको हमेशा कि आपको लाइक केस डालने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि आप जब भी आवाज़ उठाते हैं हमेशा जो हमारी केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ ही उठाते हैं। उसके पीछे कोई ख़ास वजह है, कोई रीज़न? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर। इस देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। सीधे तौर पर हमारे देश के अंदर इस तरीके की आज जो परिकल्पना हमारे देश में हो रही है कि हिंदू मुसलमान के जो झगड़े जगह जगह राइट्स हो रहे हैं, देश को गवर्नमेंट बेचने का काम कर रही है। रेलवे हो, एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, तमाम सरकारी कंपनियों को हमारे देश की सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। यहाँ तक कि जो हमारी जो ऐतिहासिक जगह हैं, चाहे वो लाल किला हो, उसको आपने देखा कि डालमिया के पास में दे दिया गया है। क्यों हमारे देश के लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो जब हमारे देश की धरोहर को बेचा जाएगा तो सवाल देश की सरकार से पूछा जाएगा। 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ में बनाया जाएगा तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। मुर्दों का इलाज किया जाएगा तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि मुर्दों का इलाज आप कैसे कर रहे हैं। देश का हजारों लाखों करोड़ों रुपया आज बर्बाद हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आज मैं सरकार से ये करता हूँ कि एक और आप जनता के जो है वो 200 रुपये सिलेंडर के घटाते हैं और आप उसको एक इवेंट में तब्दील कर देते हैं। किसान आज आपको पता है कितना आत्महत्या कर रहा है हमारे देश का किसान? हमारे देश का किसान जब बैंक से 10 लाख रुपए लोन पे लेता है ना सर, बैंक वाले उसकी वो जीवन खराब कर देते हैं कि वो बेचारा लास्ट टाइम में आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आप ये सोचिए कि बिजनेसमैन का, उद्योगपति का, जो मैं कहता हूँ ना कि गोदी मीडिया जिन पे मैं सवाल खड़े करता हूँ, आज उस गोदी मीडिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। 5000 करोड़ रुपया सुभाष चंद्रा का माफ किया गया है। सरकार किसानों का कर्जा तो माफ नहीं करती है, लेकिन आप ये सोचिए कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और जी न्यूज के मालिक, उनका 5000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो यस बैंक ने माफ कर दिया, यानी 75% जो उनका कर्जा था वो माफ कर दिया है। जनता को 200 रुपए की राहत और उद्योगपतियों को 5000 करोड़ की राहत। अच्छा मोहित, सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपको जानते हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छी डिबेट भी करते हैं, मतलब पहले बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ बचपन गुजरा, पढ़ाई कहाँ करी आपने? पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई है।
और मतलब दिल्ली के अंदर मैंने बहुत सारे स्कूल्स को चेंज किया है। दूसरी बात ये है मेरी दिल्ली के अंदर हुई, मैं प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी जी जी। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको दिल्ली में मैं आपको वो थोड़ा सा मैं उसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल वो मैं उनको सीक्रेट रखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फादर बिजनेसमैन है, मेरे फादर का बिजनेस है, ठीक है। मेरी मदर जो है वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है। और मेरे जो ब्रदर हैं सिस्टर हैं सब एजुकेशन ले रहे हैं। मेरी एक पूरी जॉइंट फैमिली है। मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। आप सेकंड नंबर? आपसे बड़े भैया हैं? यस, मेरे से बड़ी मेरी एक सिस्टर है। अच्छा। यस जी। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 हैं जी। 2 भाई हैं 1 बहन? 2 भाई 1 बहन जी। तो मतलब आपके दिमाग में ये कब आया कि यार आपको मतलब एज अ गुड स्पीकर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको करना क्या था? मतलब जब आप घर से बाहर निकले, हर बच्चे को एक या तो पढ़ाई की तरफ रुचि होती है या फिर अब स्पोर्ट्स की तरफ रुचि होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी और एकदम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। मेरा मतलब रिजल्ट रहा है कि 8 तक तो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया कि मैं फर्स्ट के अलावा कभी सेकंड पोजीशन भी मेरी रही हो। फर्स्ट पोजीशन मेरी हमेशा रही है। उसके बाद में 9th 10th में थोड़ा सा मेरा ये हो गया था कि मैं सेकंड थर्ड आने लग गया था। थोड़ा सा ये होता है नहीं कि थोड़ा सा फैमिली का जो प्रेशर था थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा कम हुआ, तो 9th 10th में जो है मेरा थोड़ा सा सेकंड थर्ड आने लग गया। लेकिन जब मैंने 11th और 12th करी, 12th के अंदर मैंने वापस से अपने स्कूल को टॉप किया और वापस से मैं उसी जगह पर स्टैंड कर गया। मैंने दिल्ली से स्कूलिंग करी है। बहुत सारे स्कूलिंग मैंने चेंज करे, मैं बहुत सारे स्कूलिंग में मतलब एक्चुअल में ये रहता था कि क्या कहते हैं मेरे जो स्कूलिंग्स थे ना, मेरे को ये रहता था कि मैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन गेन करूं। और उसके लिए जब चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट गवर्नमेंट मैंने दोनों स्कूल से एजुकेशन ली है। और जब गवर्नमेंट जो अच्छे स्कूल हुआ करते थे उनमें ना कॉम्पिटिशन एग्जाम्स निकला करते थे, तो मैं उन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को फेस किया करता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना 4th 5th क्लास में गवर्नमेंट के कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उनको फेस करने के लिए मैंने तैयारी करी थी। लेकिन थोड़ा सा हुआ क्या कि किसी ने केस फाइल कर दिया था उस टाइम पे कोर्ट के अंदर कि सबको पढ़ने का अधिकार है, तो जो एग्जाम्स जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो उस टाइम पे मेरा एग्जाम नहीं हो पाया था, फिर मैं प्राइवेट में पढ़ने लग गया था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वो 9 से वापस ओपन हो गया, तो फिर मैंने 9 से वापस से कंपटीशन एग्जाम को फेस किया। तो मैंने बेसिकली ये रहा है कि जहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, आपको एजुकेशन लेने के लिए हर जगह जाना पड़ता है, मेहनत आपको करनी पड़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि टीचर से बड़ा जो इसके पीछे हाथ होता है वो होता है एक फैमिली का। एक फैमिली डिसाइड करती है कि आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन लेगा या नहीं लेगा। मेरी फैमिली के पीछे सबसे एक अच्छी बात मेरी ये रही है कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कभी प्रेशराइज करने को नहीं मिला कि तुम जाओ, अगर 2 महीने की छुट्टियां हैं तो तुम पैसे कमाने के लिए जाओ। नहीं, मेरी फैमिली हमेशा कहती थी कि 2 महीने की छुट्टियां हैं तो मेरा, हालांकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है मेरी, लेकिन फैमिली हमेशा कहती थी कि 2 महीने की छुट्टी है तो आप इंग्लिश की स्पीकिंग की क्लास लो, 2 महीने की छुट्टी है तो आप स्पोर्ट्स में जाओ, लेकिन आप टाइम को वेस्ट मत करो, कहीं से भी कोई सी भी एजुकेशन लो लेकिन टाइम को वेस्ट मत करो। मैंने स्पोर्ट्स भी खेला है, मेरी क्रिकेट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा है, बैडमिंटन में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स भी खेला है मैंने, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स नहीं खेला है। और जमीनी स्तर के भी बहुत सारे खेल मैंने खेले हैं, कबड्डी हो, खो खो हो, गिल्ली डंडा हो, बहुत सारे खेल मैंने खेले, ऐसा नहीं है। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं सब चीज़ मैंने कर रखी है अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है मेरी लाइफ के अंदर जो शायद मैंने ना किया हो, सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अच्छा, इतने स्कूल बदलने के पीछे के जो वजह थी, कहीं आपको ऐसा लगता था, जैसे आपने कहा कि मैं प्राइवेट में भी पढ़ा और गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में आपको खराबी दिखती थी? मतलब वो उसी टाइम से आपको फील होने लगा था जो आपने इतने स्कूलों को बदला? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गवर्नमेंट में जो बात है ना वो बात प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन जो मान्यता जो है ना वो गवर्नमेंट डिग्रीज की है, ये बात मैं आपको बता दूं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी कोचिंग नहीं मिलती है, अच्छी कोचिंग मिलती है, लेकिन हमारे देश का जो करप्शन है ना सर, हमारे देश के करप्शन ने इस देश के अंदर एजुकेशन को एकदम समाप्ति पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आज मैं एक बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ कि जिस तरीके से आप गोल्ड की चैन बहुत ही रेयर लोगों के गले में देखते हैं ना, कि जिनके पास बहुत पैसा होता है, सिर्फ उन्हीं के गले में आपको गोल्ड की चैन नजर आती है, यही सेम हाल इस देश के अंदर एजुकेशन का होने वाला है। बहुत कम लोगों के पास एजुकेशन होगी, एजुकेशन इतनी महंगी हो जाएगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक रिक्शा चलाने वाला अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। ये बात मैं आपको दावे से इन सब चीज़ों की प्रेडिक्शन आप इतने पहले कैसे दे सकते हैं, जब आप, या फिर आपको ऐसे कहीं लूपहोल गवर्नमेंट की तरफ से या एजुकेशन सिस्टम की तरफ से या हमारी सिस्टम में कहीं दिखता है? चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहा हूँ ना सर, चीज़ों को प्रैक्टिकली ऐसे देख रहा हूँ कि आज गाड़ी लेने जाते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एजुकेशन को महंगाई तो क्या जरा, एजुकेशन आज की डेट में एक बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ना फ्लॉप होने वाला बिजनेस है।
एजुकेशन आज की डेट में कितना बड़ा बिजनेस हो चुका है कि आप ये समझिए कि मेडिकल में जो एडमिशन के लिए आप ये देखिए प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए जिनकी फीस लाखों करोड़ों रुपया है, जिसको छोड़कर आज मैं आपको बताता हूं कि रशिया से मेडिकल सस्ते में होता है। इसलिए इंडिया के बच्चे जो मेडिकल इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं वो इंडिया को छोड़ के रशिया में जाके मेडिकल कर रहे हैं। जब रशिया में जाके वो मेडिकल करते हैं तो वो रशिया के ही होके रह जाते हैं। होता ये है कि रशिया में उनको इतना अच्छा लगने लगता है, उनकी अच्छी इंग्लिश हो जाती है, फिर उनको अच्छे वहाँ के हॉस्पिटल्स में उनको इंटर्न मिल जाती है, फिर कुछ टाइम पे बाद वहाँ पर वो अपना क्लिनिक भी खोल लेते हैं। जो फीस उनको यहाँ 1000 रुपये मिल रही है वही फीस उनको वहाँ पर 10,000 रुपये मिल रही है, और उनकी केयर भी है, वहाँ पर रिस्पेक्ट भी है, जिस कारण फिर वो व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन था थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो रशिया का ही सिटीजन हो गया है। तो हमारे देश से कहीं ना कहीं प्रतिभा जो है वो विदेश जाती जा रही है। और मैं इतना कहता हूं कि अगर इंडियंस वापस अपने देश में आ जाए ना और वापस अपने देश की सिटीजन को वापस ले लें, मैं आपसे सर ये कहता हूं कि विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका सड़क पर आके खड़ी हो जाएगी। मैं दावे से कहता हूँ आपसे, सिर्फ इंडियंस हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए ना सर, वहाँ के भी जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर उनमें इंडियंस हैं, वहाँ के हॉस्पिटल को जो चला रहे हैं ज़्यादा इंडियंस हैं। इंडियंस के पास जो काबिलियत है ना वो मैं कहता हूँ किसी के पास नहीं सर, किसी के पास नहीं है। इतने में एक हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती है, हम मंगलयान भेज देते हैं। ये ताकत है सर हमारी, ये पावर है। हमारे देश का जो टैलेंट है ना वो हमारे देश का टैलेंट या तो आज होटल में किसी में बर्तन मांज रहा है, या हमारे देश का टैलेंट जो है वो रिक्शा चला रहा है बस। क्योंकि उसको ये पता है कि यार पिताजी की तबीयत खराब है, पिताजी अब रिक्शा चला नहीं सकते हैं, उम्र में आ गए हैं, पिताजी ने जब तक पढ़ाया अब वो मुझे पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो बेटा क्या करता है, लास्ट में वही पिताजी का रिक्शा उठा लेता है, और उसको थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में कि पेट पलेगा घर में, छोटा भाई है उसका भी पेट पालना है, बहन की शादी भी करनी है, तो बेटा वो जो है वो रिक्शा उठा लेता है। और रिक्शे को उठाने के बाद में वो आगे ना IAS बन पाता, ना IPS बन पाता, ना डॉक्टर बन पाता, ना इंजीनियर बन पाता। सर इस देश में ना 2 लोग ऐसे हैं जिनको डेमोक्रेसी से सख्त नफरत है। सबसे पहले इस देश के अंदर राजा और डिक्टेटर। तानाशाह और राजाओं को हमेशा से डेमोक्रेसी से नफरत रही है। उसके पीछे का कारण ये है, आज मैं इस देश के अंदर एक व्यक्ति को साक्षात नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मोहित शर्मा आपके पास बैठे हुए हैं। वो सबसे बड़ी ताकत है इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने इस देश के लोगों को और इस देश को डेमोक्रेसी बनाया, और रियली डेमोक्रेसी बनाया जहां लोगों को राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस देश के अंदर जो लोग बोल पाते हैं ना वो ताकत है संविधान की। मैं कहता हूँ ना कि आपको कि 2 लोगों को नफरत है डेमोक्रेसी से, वो इसलिए नफरत है राजा को और तानाशाह को, क्योंकि डेमोक्रेसी में इतनी ताकत है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं ना तो आपको एक सड़क पे भीख मांगने वाले के आगे भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि मुझे वोट दे दीजिए। ये पावर है इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की, इसलिए राजा और तानाशाह नफरत करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने वकालत की और वकालत की आपको ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपको कोई भी खराबी सिस्टम में दिखती थी तो आपने सोचा मैं केस करने जाता था, मुझे मौका नहीं मिलता था या मेरे केस लड़ते ही नहीं थे। हाँ, क्योंकि ये वजहों की वजह से। तो आज आपने वकालत की है तो आप किस चीज़ के नुमाइंदे बने करेंगे, आप किस चीज़ के एक आइडल बनेंगे? क्या आने वाले टाइम में लोग आपको एज अ पॉलिटिशियन देखेंगे, या फिर एक यूथ लीडर देखेंगे, या फिर आप एक समाज सेवा ही करना चाहते हैं कि भैया मेरा कोई काम नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स नहीं, मैं नहीं आना, बट मुझे समाज। सर मैं एक बात आपको बताता हूँ, अगर पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, मैं आपसे एक बात सिंपल सा एक क्वेश्चन, पहले तो मेरा सवाल है आप जाना चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं आपको बताता रहा हूँ, मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकली जवाब देता हूँ। अगर हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, या कहते हैं कि मैंने भीख मांगी है, या फिर कहते हैं कि मैं कुछ लोगों के ऊपर कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, अपराधी हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, तो यही लोग आके बैठेंगे। हम लोग अगर पीछे हटेंगे ये देखकर और ये कहते हुए कि पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स का नाम आता है ना तो एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली, एक हाई फैमिली जो है ना, जैसे उसका बेटा जो है वो अपने फादर को बोलता है कि पापा मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो राजनीति में है, मैं इस देश के सिस्टम को तब्दील करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है और मैंने इकोनॉमिक्स में PhD करी और मैंने देखा है कि आज देश का जो इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो खराब है। तो मैं पॉलिटिक्स में जाकर देश का वित्त मंत्री बनके, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बनके देश की इकोनॉमी को ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तूने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी, एक अच्छा CA बन, अच्छी पढ़ाई कर, कहीं और अच्छे जाके और आगे पढ़, कहीं अच्छी जगह पर जाकर तू लोगों को कोचिंग दे, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़ दे, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, पॉलिटिक्स से पीछे हट जा। तो वो एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति पॉलिटिक्स से पीछे हट गया क्योंकि उसके पिताजी ने बता दिया कि राजनीति एक बहुत गंदी चीज़ है। भैया अगर राजनीति गंदी है, अगर घर के सामने आपके अगर गंदगी पड़ी हो, घर के सामने आप सोच लीजिए, तो क्या उस गंदगी को साफ नहीं करेंगे आप? तो हमारे देश में अगर राजनीति गंदी है तो साफ करने का ठेका भी तो हमें लेना पड़ेगा।
क्यों नहीं लेते? हम लेंगे ठेका और साफ करेंगे सर। हमें नहीं चाहिए, हम इस देश की पार्लियामेंट को एक ऐसी पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, ब्रिटेन लंदन जैसी पार्लियामेंट देखना चाहते हैं, जहां डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट्स हो और साथ साथ फार्मर्स हो। सर एजुकेशन मैटर नहीं रखती है, बिल्कुल एजुकेशन मैटर नहीं रखती, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि एक किसान की आवाज उठाने के लिए देश में किसान होना चाहिए ना, उस पार्लियामेंट में किसान भी बैठा होना चाहिए ताकि वो किसान की समस्या को बता सके एक प्रैक्टिकली तौर पर। एक इंजीनियर होना चाहिए जो बता सके कि अगर हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, जैसे आज 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बनी, अगर इस देश की पार्लियामेंट में इंजीनियर्स बैठे होते तो वो बताते कि जो 18 करोड़ का भी आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाला है ना, इस सड़क को मैं 10 करोड़ में रेडी कर सकता हूं, यानी देश का 8 करोड़ रुपया बचता। ठीक है, जब इस देश के अंदर आप ये सोचिए पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो इस देश का जो बहुत सारा पैसा है वो बचेगा, वो पैसा बचेगा तो देश के तौर पर काम आएगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश के अंदर के जो लोग हैं जो बेरोजगारी से भुखमरी से सो रहे हैं। आज एक बात मुझे सोचिए, इस देश के अंदर सरकार आए दिन बजट लेके आती है, कभी कहती है कि 20,000 करोड़, कभी कहती है 20 लाख करोड़, कभी 90,000 करोड़, कभी 90 लाख करोड़, सरकार आए दिन अनाउंसमेंट करती है बजट का। मैं एक दिन एक डेटा लगा रहा था कि जितना बजट सरकार देती है ना, मेरे पास में वो अभी मैं लाना भूल गया हूं, मैं आपको बताता, उस पर मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है। मैंने देखा कि सरकार अब तक कितना पैसा वेस्ट कर चुकी है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि देश की 125 करोड़ की आबादी है आज के प्रेजेंट टाइम में। अगर इतना पैसा देश के प्रत्येक एक एक व्यक्ति को दे दिया जाता तो इस देश के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोता और प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति बन चुका होता। ये मैंने डेटा निकाला है सर। अच्छा। हाँ, कि सरकार जो अनाउंसमेंट करती है ना कि इतने लाख का बजट, इतने करोड़ का बजट, इतने खरबों का बजट, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने उस बजट को जब टोटल किया ना 1947 से लेकर आज तक जब टोटल किया उस बजट का, तो मैंने देखा कि यार इतना पैसा कि देश का प्रत्येक नागरिक करोड़पति बन सकता है, लेकिन यहाँ तो सब लोग रोडपति बन रहे हैं। सब यहाँ पर आज हमारे देश के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है, आप ये देख लीजिए कौन से पायदान पे आके खड़ा हो गया है, यानी भुखमरी में हमारा देश आगे जा रहा है, बेरोजगारी में हमारा देश आगे जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है जो बजट अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट, ये बजट कहाँ जा रहा है? ये बजट आपको जो अगर चाहिए ना, बजट कहाँ जा रहा है, तो ये बजट जाता है स्विस बैंक के अंदर। ये पैसा सारा स्विस बैंक के अंदर है। हमारे देश के नेता यहाँ से लूटते हैं और स्विस बैंक के अंदर जाकर जमा कर देते हैं। आपको पता है इस देश में बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम ऐसे हैं। अभी मैं ना बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहा था और बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी ना मैं साइबर बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा उसमें पढ़ा कि बहुत सारे बैंक्स के अंदर ना अकाउंट्स ऐसे हैं जिन अकाउंट्स के अंदर ना 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया डाला हुआ है। जानते हैं वो पैसा आज की डेट में उस पैसे का कोई मालिक नहीं है। अच्छा। उसके पीछे का रीजन क्या है? मेरे पास में, मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ, मैंने करोड़ों रुपए का गमन किया, मैंने स्विस बैंक के अंदर जाके अपना खाता खोला, अकाउंट खोला। ठीक है, मेरी फैमिली में इस बात का किसी को नहीं पता है, वो मैंने 10 करोड़ वहां जाके जमा कर दिया। अब मेरी हो गई कल को डेथ, वो 10 करोड़ रुपए उस अकाउंट में है, यानी वो उस गवर्नमेंट का हो गया, डेड अमाउंट हो गया, वो डेड अमाउंट हो गया ना, वो हमारी गवर्नमेंट को मिला, वो पैसा हमारे देश का है, लेकिन वहां जमा है तो पैसा तो वो गया, खत्म हो गया। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है और वो पैसा वेस्ट हो रहा है, देश के काम भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए यार मोहित, बचपन से बनना क्या चाहते थे आप? सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर ने ना मुझे सुबह उठते थे ना, सुबह होने के बाद में फादर हमारे को 4 बजे उठा दिया करते थे। 4 बजे उठाने के बाद में पढ़ाना, और उसके बाद में हमारी फैमिली के अंदर ना एक्चुअली मेरी मदर जो है वो पढ़ी लिखी हैं, फादर पढ़े लिखे हैं, तो हमारे ऊपर ना एजुकेशन को लेकर बड़ा प्रेशर रहता था सर। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना किसी भी, बड़ा पढ़ाकू सा लगता है, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, कंट्री का नाम लीजिए, 1-2 कंट्रीज का लीजिए। यूरोप में चले जाएं, दुबई चले जाएं, कहीं नहीं, मैं आपसे कंट्रीज का नाम पूछता हूँ, जैसे अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, लंदन हो गए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 4th-5th क्लास में ना एजुकेशन को गेन किया। आपको पता है मैं एजुकेशन इतनी हाई ले रखी है मैंने कि मेरी फैमिली का इतना प्रेशर रहता था कि मेरे को आज भी लेसन याद हैं। कि मेरे को 2nd क्लास में एक मेरा चैप्टर था शास्त्री जी को लेकर, तो उसका आंसर था शास्त्री जी वाज जेलमेट, वंस कम टू हिज सन वाज रिजेक्टेड फॉर द जॉब हिज कांस्टेबल। एक मेरा चैप्टर था द स्टोरी द लास्ट लेसन, उसका चैप्टर का नाम था द लास्ट लेसन, वो आज भी याद है मुझे। द स्टोरी द लास्ट लेसन हैज बीन कंपोज बाय अल्फोंस डॉजी थ्रू अ बॉय ऑथर वांट्स टू रिवील अ फॉर्च्यून ऑफ फ्रांस बिफोर सेट आउट। मतलब मुझे चैप्टर से याद है सर, इतना अच्छे से मतलब मेरे को पढ़ाया गया है। और मैं आपको जो कैपिटल्स की बात कर रहा था ना, मेरे को हाँ था क्या पीछे नहीं, मेरे फादर एक्चुअल में क्या था ना, फादर जनरल नॉलेज को लेकर इतना प्रेशराइज करते थे कि भारत में मौजूदा दौर का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, इस देश की कैपिटल क्या है, उस देश की कैपिटल क्या है, एक्सरे किसने बनाया, रिवॉल्वर किसने बनाई, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया, ये सब चीजें फादर पूछते रहते थे। अच्छा। मतलब एक जनरल नॉलेज की बुक पापा जो है मेरे लाते रहते थे, करंट अपडेट जो है वो लेके आते रहते थे और उसको 1 मंथ हमें पढ़ने के लिए देते थे। उसके बाद उसको संडे वाले दिन पूछते थे
कि बेटा बताओ अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा है। तो ऐसे मेरे फादर पूछते रहते थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, WK रॉन्टेजन, वायरलेस रेडियो मार्कोनी। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, पोलियो टीकाकरण जोहान साइक। तो ये सब चीज़ें मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ाई हैं, मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। मैं ये समझता हूँ टीचर से ज़्यादा ना प्रेशर जो है वो एक फैमिली का रहता है। मैंने ना स्कूल कभी बंक नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न जानते हैं क्या रहता था? मेरे फादर ना कभी भी स्कूल में आ जाते थे, कभी भी। हमें पता ही नहीं रहता था कि यार आज पापा स्कूल में आ सकते हैं। हमें ये डर था कि यार पापा स्कूल में आ गए तो पिटाई होनी है घर पे। हाँ, एक बार क्या कर दिया, एक बार हमने गलती से, भाई सब लोग जा रहे थे तो स्कूल के पीछे से हम कूद के चले गए। अब कूद के चले गए स्कूल बंक करने के लिए। जब बंक करने के लिए चले गए ना स्कूल, तो पता चला उसी दिन फादर स्कूल में आ गए। अब स्कूल में आ गए तो पता किया तो कह रहे कि बेटा तो आपका है नहीं क्लासरूम में। तो पहले तो टीचर से सवाल किया कि भाई अब बेटा क्लासरूम में नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अभी तो ऑफ नहीं हुआ है स्कूल, तो आप बेटा कैसे चला गया। तो टीचर से बात करी। उसके बाद में फिर फादर ने मेरे को ढूंढने के लिए, मेरे फादर मुझे प्लेग्राउंड में ढूंढने के लिए चले। उनको पता था मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया था प्लेग्राउंड में। वहीं पे पापा ने डंडा लेके मैं और मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे सबको मारा। तो उस दिन हमारे मन में ना एक डर बैठ गया कि यार फादर कभी भी स्कूल में आ सकते हैं, तो भाई स्कूल अपना पूरा ऑफ करो और उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा। तो ये था हमारा। तो कभी भी एजुकेशन को लेकर, और आज भी मेरे को बहुत प्रेशराइज है एजुकेशन को लेकर। मेरे फादर कहते हैं कि बेटा मैं जब तक हूँ, मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बेटा मकान बढ़ जाएगा, दुकान बढ़ जाएगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसने जितनी हासिल कर ली वो इसकी हो गई, उससे कभी कोई नहीं छीन सकता। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करें। और मेरे जो फादर है ना, मेरे फादर के और मेरे आइडियल दोनों के एक ही रहें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि मेरे फादर ने देखा कि उस व्यक्ति ने एजुकेशन के लिए कितना संघर्ष किया और वही एजुकेशन मेरे फादर ने मुझे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर लोगों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। तो मेरा सवाल फिर वही आ गया मोहित जी, कि जब खेल कूद में भी इतनी तुम्हारा इंटरेस्ट था, और हर बच्चों का होता है, और बच्चे को होता है यार मेरे को पायलट बनना है, मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं किस फील्ड में जाना था? मेरा सवाल ये है। मेरा फिक्स था, मेरा ना एक्चुअली ये था कि मेरे को ना देशभक्ति गीत का गान बहुत सारे शौक है मुझे। देशभक्ति गीत कोई भी ओकेजन हुआ करता था, चाहे वो 14 नवंबर बाल दिवस हो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती हो, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, मेरे को हर एक अवसर पर ना मेरे को देशभक्ति गीत गाने का बहुत शौक था। इवन बहुत सारे लोगों को ना वंदे मातरम आता भी नहीं, मैं पूरा वंदे मातरम जानता हूँ अच्छी तरीके से। मेरे को ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसा देशभक्ति गीत हो, शायद ही कोई, मैं कहता हूँ, जो मेरे को ना आता हूँ। क्योंकि मैं ना छोटा सा था जब मेरी एज मुश्किल से रही होगी, 7, 8, 9, 10 साल मेरी एज रही होगी, तो तब से ना मेरे पिताजी मेरे को देशभक्ति गीत मेरे को माइक पे गवाया करते थे। और मैं ना 15 अगस्त को, और क्या कहते हैं आपका 26 जनवरी पर, 14 अगस्त को स्कूल में प्रोग्राम हुआ करता था, 14 अगस्त को ना मैं स्कूल में स्पीच दिया करता था, और 25 जनवरी को हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ करता था तो मैं स्कूल में स्पीच दिया करता था, देशभक्ति गीत गाया करता था। तो जब मैं देशभक्ति गीत गाया करता था ना, कभी आप देशभक्ति गीत को ना गाकर देखिएगा, तो जब उसमें आता है ना, जब लाइन्स आती है तो आपके ना हाथ के रोंगटे ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा। तो जब आप अपने सामने तिरंगे को देखते हैं ना, तो एकदम आपके अंदर ना एकदम मतलब पावर जाग जाती है कि यार मैं, एक जज्बा आ जाता है कि यार अपने देश के लिए कुछ करूँ, यार मैं क्यों हम खाली बैठे हुए, तो अपने देश के लिए कुछ करूँ। क्या बनना चाहते हैं? जब उसमें लाइन्स आती थी ना कि सरहद पे हमारे देश के जवानों ने जो जान गंवाई है, तो उसको लेकर ना एकदम हम इमोशनली हो जाया करते थे। तो मेरा एक ब्रदर है जो आर्मी के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपके बड़े भाई, नहीं, छोटे भाई, मेरे जो कजन जो है वो आर्मी के अंदर हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, तो हमारी ना फैमिली के अंदर मैंने सोचा कि यार इस देश के अंदर ना सबसे ज़्यादा करप्टेड जो है ना वो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजीव गांधी ने ना आज से कुछ टाइम पहले पार्लियामेंट के अंदर ना एक डाटा दिया था। उन्होंने बोला था कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ ना, तो लोगों के पास में 50 पैसे पहुँचता है, वो भी मुश्किल से पहुँचता है, 30 पैसे 20 पैसे पहुँच पाता है। तो आप सोचिए उस टाइम का वो डाटा था। आज तो करप्शन इतना बढ़ चुका है सर, में इतना बढ़ चुका है कि आप ये सोचकर देखिए, इस देश के अंदर वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं, हमारे देश के यंगस्टर ना आइडियल किसको बना लिया पता है आपको? हमारे देश के जो लोग हैं उन्हों के आइडियल हैं, जो हीरोज जिनको वो समझते हैं, वो समझते हैं कि यार ये सनी देओल हीरो है, ठीक है, सनी देओल ने दीवार तोड़ दी, वो हैंडपंप उखाड़ दिया, तो सनी देओल हीरो है। भाई सनी देओल कहाँ से हीरो है, या शाहरुख खान कहाँ से हीरो है? वो लोग टीवी वाले हीरो हो सकते हैं सर। रियल लाइफ पे जो हीरोज़ हैं ना हमारे, वो वाकई में शहीद आज़म भगत सिंह हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, मीर उस्मान अली हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन लोग इनको नहीं पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफ़र हैं, जानते हैं बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत? बहादुर शाह जफ़र वो व्यक्ति थे जिनके जो है सर काट के ना, जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया।
और उनसे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर उनसे कहता है बहादुर शाह जफ़र से कि जफ़र, हिंदुस्तान की जो शमशीर है वो ठंडी पड़ गई है क्या? तो बहादुर शाह जफ़र एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते रंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो वो बहादुर शाह जफ़र थे कि जिनके बच्चों का सर काट दिया, लेकिन उन्होंने अगर जान दी तो इस देश के लिए दी, इस वतन के लिए दी। तो वो हमारी नज़र में हीरो होने चाहिए ना, हमें उनको हीरो मानना चाहिए। बिल्कुल मैं एक मानता हूँ कि फिल्म के जो किरदार हैं वो हीरोज़ हो सकते हैं, लेकिन जो रियल लाइफ की हीरोज़ हैं सर, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए ना। रियल लाइफ के हीरोज़ हैं हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, जो ना दिवाली पे, ना ईद पर, ना रक्षाबंधन पर नहीं आ सकते। आप ये सोचिए, रक्षाबंधन पे एक बहन इंतज़ार करती रहती है कि वो उसका भाई आए और वो उसके भाई की कलाई पर राखी बांधे। मेरे जो कज़न ब्रदर है वो भी, मतलब आप ये समझिए कि क्या कहते हैं, वो आर्मी के अंदर है, तो उनकी सिस्टर वेट करती है कि मेरा भाई आएगा तो मैं उसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। मतलब सर ये सोच कर देखिए कि वो इंतज़ार करती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बच्ची, हाल ही में कश्मीर के अंदर ना सीज़ फायर टूटा, तो एक जवान हमारा शहीद हो गए थे। हमारे जवान जब शहीद हो गए तो उनकी जब पार्थिव शरीर को लेकर आया गया तो उनकी ना बेटी कहती है कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप उठ जाओ। छोटी सी बच्ची, उनकी 10 साल की बच्ची। तो ये सब चीज़ें ना इमोशनली कर देते हैं कि आज भी जब हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मैं ये देखता हूँ कि ना तो अमेरिका का जवान शहीद हो रहा है, भाई कहीं नहीं शहीद होता। अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो मैंने उनको शहीद होते बहुत ही कम देखा है सर। जो इंडिया के जवान शहीद होते हैं, और वो भी एक ऐसे देश से शहीद होते हैं जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बिरयानी भी खाते हैं। और मैं आपको बताऊं सर, लड़ाई देश के लोगों की कभी नहीं है, लड़ाई देश के लोगों की नहीं है, लड़ाई है इस देश के पॉलिटिशियंस की। इस देश को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, उस देश को डराया जाता है हिंदुस्तान के नाम पर। तो इसका मतलब आपको पॉलिटिक्स में आना था और बिल्कुल आपको मैं एक दिन, मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, मैं तो एक दिन इस देश में, जब आप देशभक्ति की इतनी बात करते हैं, जब आपने कहा मैं बचपन से देशभक्ति के गाने सुनता था, हर ओकेजन्स पे मैं, तो आपने आर्मी में क्यों नहीं गए? तो आपने क्यों नहीं ऐसा सोचा कि मैं सरहद पे जाके लड़ने के लिए तैयार हूं? वो सबसे पहला मेरा, सुन लीजिए मैं आपको बताऊं, वो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरी। मैं सुबह, जब हम सब ब्रदर्स जो है वो सुबह दौड़ लगाने के लिए जाया करते थे, मैं भी जाया करता था। एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ ना मेरी जो है क्या कहते हैं हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई। अच्छा। जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता इंडियन आर्मी में। इसीलिए फिर वहाँ से मैंने क्या, इस कंट्री में हमें कंट्रीब्यूट तो करना ही है, तो आपने कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने ट्रैक को चेंज किया। और मैं ना एक सिस्टम इस देश के अंदर लेकर आना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश में ना आज इंडियन आर्मी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, इस देश में इंडियन आर्मी जो है ना, वो कोई नौकरी नहीं है सर, वो लोगों का जज्बा है। वो लोगों का जज्बा है अपने देश के प्रति, कि बस एक बार उनके मन में ये होता है कि कैसे भी करके एक बार अपने देश के लिए कफन में तिरंगा मिल जाए सर, उन लोगों के लिए जज्बा होता है। तो इंडियन आर्मी को जो लोग नौकरी समझते हैं ना, कोई नौकरी नहीं है सर, ये वो एक जज्बा है। जो अभी सरकार कह रही है ना कि अग्निवीर लेकर आ गई है, कहती है कि भाई उसके बाद में जो है आप लोन लेकर बैंक से काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। भैया काम नहीं करना उनको, नौकरी नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना उनको। एक बात मुझे बताइए, आप एज अ इंडियन आप मुझे बताइए, एज अ बीइंग इंडियन, आपको अच्छा लगेगा कि आपके सरहद का एक जवान रिटायर होकर आ रहा है और उसके बाद में वो ऑटो ड्राइव करता है और पीछे लिखा होता है पूर्व सैनिक? आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। और मैं तो चाहता हूं कि हमारे देश के जवान को, क्योंकि जब उसने अपना सारा जीवन सरहद को दे दिया, तो मैं चाहता हूं कि उस जवान को बैठे बैठे पेंशन मिलनी चाहिए, और वो उसका राइट है। तो मैं सरकार से ये कहूंगा कि पेंशन आपको चाहे नेताओं की बंद कर दो, लेकिन जवानों की पेंशन चालू होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब हमारे सवालों का जवाब ये है, जी दीजिए आप, कि आप हमेशा बीजेपी के क्यों खिलाफ होते हैं? किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मैंने खिलाफ आपको बोलते हुए नहीं देखा, सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ क्यों? ये मुझे बता दीजिए, आज गवर्नमेंट में कौन है? नहीं, ये तो अभी पिछले 10 सालों से समझ लें, अगर ये है, उससे पहले भी। मेरी एज कितनी है ये तो आप बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एज 22 है। अच्छा 22 है? यस। वेरी गुड। 10 साल पीछे जाएंगे तो फ्लैशबैक में कितनी एज आ जाएगी मेरी? हाँ, तो मतलब आपने, मतलब जब आपने शुरू किया तब बीजेपी सरकार में थी? शुरू होने से 1 ईयर पहले मैंने गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी सवाल पूछे, लेकिन उसके 1 ईयर में गवर्नमेंट आउट हो चुकी थी, बीजेपी आ चुकी थी। अच्छा। सत्ता के अंदर, इसलिए बीजेपी से सवाल कर, लोगों को ऐसा लगता है। हाँ। लोगों ने ना एक माइंड सेट कर लिया है, तो माइंड को सेट नहीं रखना चाहिए। कल को अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी और मैं अगर किसी अदर पार्टी से हुआ, बीजेपी तो कभी नहीं करनी है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुआ इवन, तो मैं आपको एक बात खुले तौर पे कहता हूं, मैं अगर किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, किसी भी पार्टी से, बीजेपी से तो खैर लड़ना ही नहीं, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी तो कभी नहीं मिल सकती। अच्छा। उसके पीछे का रीजन सर ये है, एक ऐसी पार्टी जो देश को तोड़ने का काम करती है, देश को बेचने का काम करती है, वो कितनी भी अच्छी हो जाए हम उसका कभी साथ नहीं दे सकते। किस पार्टी आपके नजरिए में, वो कौन सी पार्टी जिसको आप इन फ्यूचर में सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इस देश के अंदर जो पार्टी, मुझे बस एक नाम चाहिए। नहीं, एक नाम तो हो ही नहीं सकता है ना सर, एक नाम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा होता है ना,
जैसे वर्स्ट में आपने बीजेपी को सबसे ऊपर रख दिया कि ये तो करना ही नहीं है। मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस के अंदर अगर आप लीडरशिप में देखते हैं तो आप ये सोच लीजिए लीडरशिप के अंदर सबसे पहला नाम आता है इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इतना बड़ा बहुमत लेके आ पाती है, गवर्नमेंट में आ पाती। ठीक है, तो जिस लीडर को हम फॉलो करते हैं, अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे तो व्यक्ति हैं, ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मायावती जिन्होंने इतना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लीडर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मान लीजिए मैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए यार वो लीडर ही नहीं रहा, तो फिर मैं आप अभी से मतलब ये हमारा इस पॉडकास्ट में यहाँ तो खुल के हम बात कर रहे हैं, ये एक इंटरव्यू से ज्यादा पॉडकास्ट है जहाँ हम एक दूसरे के बारे में जान पाए, मोहित को एक्चुअल में लोग जान पाए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिबेट्स जी, हम वो जानना चाहते हैं। भाई ये तो पता है कि ठीक है सबकी सब अच्छे नहीं हो सकते और सब बुरे भी नहीं हो सकते। सर मैं पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ, चाहे मेरे को वो साउथ से मिले, केरला से मिले, कर्नाटक से मिले, कहीं से भी मिले। अब रही बात, बस हर इंसान जो दुनिया में आया वो जाएगा, और हो सकता है जब आप पॉलिटिक्स में पूरी तरह आना चाहेंगे वो इंसान या वो शख्स ना रहे जो आपका आइडियल हो। ठीक है, तो नहीं मेरे आइडियल तो सर बाबा साहब हैं, वो नहीं है, लेकिन हम उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। पार्टी तो एग्जिस्ट करती है ना। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात मुझे बताइए, बीजेपी जो है वाजपेयी जी के टाइम पर अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि खराब थी। जब गुजरात दंगे हुए तो उसके बाद में वाजपेयी जी ने खुले तौर पर यह बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो राजनीति के लायक नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने बोला था। तो जब वाजपेयी जी के टाइम पर बीजेपी अच्छी थी तो लोगों को अच्छा लगा, तो लोगों ने वाजपेयी जी को जिताया। तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। अब मान लीजिए आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर दूं, वो पॉलिटिकल पार्टी कल को गलत करती है तो वो मेरे ऊपर भी ब्लेमिंग आएगी ना। लोग इस छोटी सी वीडियो को कट करके कहेंगे कि आप उस पार्टी की तारीफ क्या करते थे, आज आप देख लीजिए। सर मैं प्रेजेंट में भरोसा रखता हूं। तो मैं इन शॉर्ट मैं आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और आज ही के आप मुझे जवाब दें, ना फ्यूचर के बारे में बताएं ना पास है, कि आज अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिले या आपके पास कोई आपका मन हो पॉलिटिक्स में 100% उतरने का, तो आप कौन सी पार्टी? अभी मेरी एज ही नहीं है, तो इस सवाल का सबसे बड़ा आंसर है मैंने आपको बता दिया, मेरी एज ही नहीं। 25 से पहले आप इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्शन फाइट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग जी, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। वो तो आप यूथ के युवा नेता भी बन सकते हैं। मैं क्यों पार्टी को ज्वाइन करूंगा, किस लिए पार्टी को ज्वाइन करूंगा? इसलिए पार्टी को ज्वाइन करूंगा कि वो पार्टी जो है वो अपना कुत्ता बना के घुमाएगी, या मतलब जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है सिर्फ उसी पे बात करूंगा। क्यों बोलूंगा? इस देश के अंदर अगर गलत हिंदू के साथ होता है तो मैं हिंदू के साथ बोलूंगा, मुसलमान के साथ होता है तो मुसलमान के साथ रहूंगा, सिख के साथ होता है सिख के साथ रहूंगा, ईसाई के साथ होता है तो ईसाई के साथ रहूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं है कि मैं पार्लियामेंट में रहूं या नहीं रहूं। मेरे को फर्क ये है कि अगर मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है तो मैं उस गलत की आवाज को उठा सकूं। सर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक मोहित शर्मा जो पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत अच्छे स्पीकर हैं बोलते हैं, मैं उन्हें नहीं जानना चाहता जी, बिल्कुल मैं मोहित शर्मा को जानना चाहता हूँ, सिर्फ इसके आगे के जो लक़ब आपके साथ जुड़े हैं जी, मैं उसके बारे में नहीं जानना। इसीलिए मैंने आपसे ये पॉडकास्ट इट्स ऑल अबाउट यू जी, कि मोहित की लाइफ है क्या एग्जैक्टली, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम एज अ गुड स्पीकर, गुड डिबेट, उसके अलावा भी उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हलचल होती होगी, कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, कोई शादी के प्लान भी होंगे, मतलब ऑब्वियसली है। देखिए सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शादी का प्लान तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है। वो तो घर वाले सोचेंगे ना। हाँ, वो फैमिली की जिम्मेदारी है, फैमिली ने इतना बड़ा किया है और फैमिली ने सब कुछ किया है तो ये हक फैमिली का है। एग्जैक्टली ठीक है ना, वो फैमिली का राइट है। और दूसरी बात ये है कि सर हक फैमिली का है, उसमें ये भी नहीं है अगर मान लीजिए इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड जी, गर्लफ्रेंड तो रही हो, नहीं दोस्त रही है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या रहेंगी सर, दोस्त रही है। और गर्लफ्रेंड अगर बनेगी तो गर्लफ्रेंड बनाना कोई गलत थोड़ी है, नहीं मैंने तो कानून अपराध थोड़ी है गर्लफ्रेंड बनाना। इस देश के अंदर एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर ना पॉलिटिशियन को एक ऐसा बना दिया है कि एक बहुत बड़ा हुआ कि अगर पॉलिटिशियन की गर्लफ्रेंड है, हम इसी चीज को तो चेंज करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन समझ ही नहीं रहा। नहीं मैं आपको एक बताता हूँ, मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम इसी चीज को समापन करना चाहेंगे। एक लड़के की मैं सिर्फ लड़के की सोच सकता हूँ कि गर्लफ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ सर्कल जो पार्टी भी करना पसंद करता है, जो कहीं घूमना भी पसंद करता है, ट्रैवल भी पसंद। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि मोहित शर्मा गाली, भाई सब चीज करते हैं। जब आप फ्रेंड्स में बैठते हैं तो आपका सर्कल एक अच्छा होता है, आप एकदम फ्री माइंड रहते हैं, सब कुछ बोलते हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं जो आप पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। तो जब आप एक पर्सनल लाइफ में होते हैं ना तो एक अलग लाइफ होती है, लेकिन आप जब पब्लिकली लाइफ में होते हैं तो एक वो अलग लाइफ। मैं बस वही उसी लाइफ को और उसी मोहित को जानने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। तो ये बताइए, एक चीज मैंने नोटिस की, मैं बहुत एक तो आप सारे सोशल मीडिया पे आपको बैन किया हुआ है या आप है नहीं? बिल्कुल बैन किया हुआ है। उसके पीछे का रीजन? बंद कर देते हैं, ट्विटर हैंडल्स बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक हैंडल्स बंद कर देते हैं। अभी इंस्टाग्राम का एक हैंडल बनाया है, वो थोड़ा सा भी अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड होगा तो बंद हो जाएगा, तो बंद कर देते हैं। किस नाम से? मोहित शर्मा इंडियन।
इंडियन के नाम से। Yes. अच्छा, एक चैनल के साथ यार वो चैनल आपका है या रिलेशन आपके कुछ ज़्यादा खास हैं? मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ भी देते हैं, और जब भी आपको अगर सोशल मीडिया या गूगल पर सर्च मार तो वही एक लिंक नजर आते हैं नेशनल दस्तक के नाम से। तो क्या चैनल आपका है? नहीं, वो चैनल मेरा नहीं है। वो नेशनल दस्तक एक्चुअल में क्या है ना, पहले जो है आज तक आया करता था, TV9 आया करता था, लेकिन वो है क्या, जिसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो वो चैनल आता है, ऐसा नहीं है। और वो दूसरी बात क्या है कि मैं जिस जगह प्रोग्राम होती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है, तो नेशनल दस्तक सबसे आगे खड़ा रहता है, तो हर जगह वो मेरे को मिलता ही मिलता है। अच्छा अच्छा, एक और बात बताएं, आपके मैंने देखा अक्सर जब भी आप इंटरव्यूज़ देते हैं या कहीं पर ही आपको कोई रिपोर्टर आपसे सवाल करता है, आपके रिपोर्टरों के साथ बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा क्यों रहता है? सर इसलिए रहता है ना, बहुत सारे रिपोर्टर्स ना मोहित शर्मा को सोचते हैं कि एक्सपोज कर दें, नीचा दिखा दें। एक्सपोज करने का मतलब ये इन सेंस कि मतलब कैसे भी करके मोहित शर्मा को नीचे दिखाएं, हम इसको एक ऐसा सवाल पूछ लें जिसका जवाब ना दे पाए। बहुत बार ऐसा होता रहता है और रिपोर्टर्स आते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जब वो गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे, मैं कहता हूँ तारीफ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तारीफ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। मैं आपकी तारीफ करूँ, आप में तारीफ करने लायक कुछ होगा तभी तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। बेफजूल आपकी नहीं, मैं आपकी एक बात कर रहा हूँ एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं आपसे कह दूं कि आपने क्या कहते हैं भाई चांद चंद्रमा पर भेजने का क्रेडिट मैं आपको दे दूं, क्यों दे दें आपको? तो इस देश के वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे? वैज्ञानिक इसलिए जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए जाएंगे। तो सर जिसका काम उसी को साझे। और एक ना मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि मेरे दोस्त कभी भी बैठते हैं ना, हम लोग कभी भी बैठते हैं, तो मेरे अंदर ना एक आदत हो गई है कि मैं ना उसमें कभी कहीं ना कहीं मतलब देशभक्ति ले आऊंगा या पॉलिटिकल ले आऊंगा। तो मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि यार भाई हम तेरे से हाथ जोड़ रहे हैं यार, 24 घंटे तो तू ही रहता है, लेकिन अब फिर तू बीच में पॉलिटिक्स को लेके आ गया। एग्जैक्टली। मैं क्योंकि जब से ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ कि आपके हर सवाल में पॉलिटिक्स आ जाती है, और जो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स कहीं भी आए, तो हम इसको शॉर्ट में रखेंगे। और इसका सवालों के जो मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ कि बचपन से मोहित आप मतलब ज्यादा गुस्से, मेरे पास ना एक पिक्चर, बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, या फिर जब भी कभी इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे गुस्सा आ जाता है सवालों की वजह से? गुस्सा आता है, स्टार्टिंग से ही आता है बचपन से ही। हाँ मतलब गुस्सा आता है थोड़ा सा। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, अब तो खैर बहुत कम हो गया है ना, लिमिटेड हो गया है, ठीक है, क्योंकि एक आदत होती है ना, जैसे एक मैं जोक है वो उसमें देख रहा था कि भाई 10 साल तक जो है ना, तो वो एक बाबा के पास में पूछने के लिए जाता है, वो कहता है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी, तो बाबा जी उसको बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी लाइफ में ना 10 साल तक दुख रहेगा, तो वो कहता है कि उसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं, उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। तो वही सेम कंडीशन है। एक फोटो है मेरे पास में, ये मेरी 14-15 जब मेरी एज थी उस टाइम की है, जब मैं फर्स्ट टाइम डिटेन हुआ था। ये मेरी फोटो है, ये देखिए। क्या बात है। मैं चाहूँगा अगर आप लोग देख रहे हैं क्लोजअप में ज़रा इसको देखें फोकस करके आराम से। और ये मोहित की ये फ़ोटो है। ये कितने साल के थे तब? जी 14 या 15 का था मैं तब की ये फोटो। और ये किस चीज़ के डिबेट में आपको डिटेन किया गया था? ये ना एक प्रोटेस्ट चल रहा था सर, एजुकेशन को लेके एक प्रोटेस्ट था। अच्छा। तो उसमें जो है पुलिस सबको उठा के लेके जा रही थी। तुमने क्या? मैं भी हूँ। तो नहीं, हमें एक्चुअल में हमें सबसे पहले ले जाती, देखते ही ले जाती थी। ये स्टार्टिंग से रहा। फिर उसके बाद में ना CNRC आया, तो CNRC के टाइम पे मेरे पर केसेस हुए। फार्मर प्रोटेस्ट आया तो मेरे ऊपर केसेस हुए। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पर मैंने क्या किया था, मैं रालेगांव सिद्धि अन्ना हजारे के घर चला गया था। अमिताभ बच्चन के घर के वहाँ मैंने पुतला उतला जला दिया था। मेरे ऊपर वो अभी भी केस चल रहा है, अमिताभ बच्चन वाला जो है वहाँ पर केस चल रहा है। हाँ मेरे ऊपर केसेस यार, मतलब उनको तो छोड़ दो यार। नहीं, मैंने उनसे मेरा जो प्रश्न था, अगर वो गलत होगा तो मुझे जनता बताए कि मैंने गलत प्रश्न किया। मैंने उनसे एक ही प्रश्न करना था कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप नवरत्न तेल का प्रचार करते हो, पूरा देश नवरत्न तेल खरीदता है, ठीक है। आप बनियान का प्रचार करते हो, पूरा देश बनियान खरीदता है, ठीक है। तो उस टाइम पे 350 किसान शहीद हुए थे। मैंने उनसे ये पूछना चाहता था कि भाई आप ये बताइए कि साल 2014 से पहले तो आप गाड़ी के अंदर जो है वो पेट्रोल डाल के उसमें आग लगाने की बात किया करते थे। आज पेट्रोल का दाम भी महंगा है और इतने सारे किसान जो हमारे शहीद हो गए, 350 किसान, इनको लेकर आपकी क्या राय है? भाई ये पॉलिटिकल फैमिली से रहे अमिताभ बच्चन, तो मैं उनसे उनकी राय जानना चाहता था, चाहे वो पक्ष में चाहे विपक्ष में हो। मगर राय देना ना देना ये पर्सनल निजी मामला नहीं। जब आप नहीं सर, मेरी बात सुनिए, जब आप कुछ बातों पे हम चाहते हैं कि हम नहीं बोलना चाहते हैं और बिल्कुल खामोश रहना चाहते हैं, तो ये भी तो एक नहीं। मैं आपको ये समझता हूँ कि अगर आप ऐसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं ना, जो इस देश से जुड़े हों, तो मैं आपको कायर समझता हूँ या फिर आपको किसी का गुलाम समझता हूँ। वही जगह नहीं बोलते हैं लोग, या तो डरते हैं या गुलाम होते हैं, बस यही समझते हैं। आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है, इंडस्ट्री के अंदर लोग सोचते हैं कि मोदी जी के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में लोग समझते हैं कि मोदी जी के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट कुछ ना हो जाए, पता चला हमें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद। और बहुत सारे एक्टर सर ऐसे हैं। आज आपको क्या लगता है, कंगना रनावत जो है, जो ड्रामे करती है आए दिन, किस लिए करती है? सिर्फ सरकार की गुलामी करने के लिए, ताकि मोदी जी इसको अप्रोच दें और मुख्यमंत्री इसको अप्रोच करे और उसको इंडस्ट्री में काम मिलता रहे, बस इसीलिए तो ड्रामा है। और किस लिए ड्रामा है सर?
आज की डेट में ये लोग जो है ना देश, अब ये कहते हैं कि इनको आज़ादी मिली है, क्या कहते हैं 2014 के बाद में, वो 15 अगस्त वाली आज़ादी को ये मानते नहीं, 1947 वाली आज़ादी को ये नहीं मानते। तो इनसे कोई पूछे कि जब आप 1947 वाली आज़ादी को नहीं मानते तो आपके चाचा जो हैं 56 इंची वाले, वो 15 अगस्त को झंडा किस मुंह से लहरा रहे हैं? ना लहराएं, 2014 को ही लहराए करें ना, एक अपना नया 15 अगस्त मना लें। वो जो चाचा हैं, मैं ये बात देखी कि आपकी डिबेट में दो लोग बड़े हाईलाइट रहते हैं और बहुत आपको पसंद भी है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप उनको, एक हमारे मोदी जी और एक योगी जी। एक्चुअल में ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये पसंद वाली करने वाली चीज़ ही नहीं है। जो पसंद करने वाली चीज़ होती है उनको पसंद किया जाता है। इनको तो आज पूरा देश, इन एक टाइम ऐसा आएगा इनको पूरा देश ढूंढेगा, ये नजर ही नहीं आएंगे आपको देश के अंदर। ये देश की स्थिति ना क्या कर दी है, इस देश को अंदर से खोखला कर दिया। मैं आपको एक प्रैक्टिकली तौर पर समझाता हूँ कैसे। ये हट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हट के अंदर का इसका सामान है, ठीक है, ये हमारा देश है, समझ लीजिए ये हट हमारा देश है। इसमें से रेलवे निकल गई, सबसे पहले एयर इंडिया निकल गया इसके अंदर से, MTNL निकल गया इसके अंदर से, BSNL निकल गया इसके अंदर से, और उसके बाद में इस देश के अंदर से नौजवानों का रोजगार समाप्त हो गया। उसके बाद में इसके अंदर से भाईचारा समाप्त हो गया। अब इसको जो है हमारे देश की सरकार ऐसे दिखाती है, ऐसा उल्टा करके, जबकि असल में ये देश अंदर से अब खोखला हो चुका है। अच्छा, यही कंडीशन इस देश की है। ये तुमने यहाँ रखा हुआ था इसीलिए कि नहीं, ये नहीं, ये तो एक्चुअली में, ये तो जो लोग जो चाय वगैरह पीते तो उसके लिए नहीं, ये मेरे को याद आ गया तो मैंने इसको दिखा दिया कि देश आज अंदर से खोखला हो चुका है, डैमेज हो चुका है। बस ये इस देश की कंडीशन है और देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि देश कितना पावरफुल है। असल में विदेश से कर्जा ला के देश की इकोनॉमी को ऊपर किया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 पर आने वाली है। ये नहीं पता मुझे कैसे आएगी सर। अच्छा, एक बात बताओ जी, आप एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं जी, ठीक है, और एक डिबेट में आपकी देख रहा था जहाँ पे आप ही के खिलाफ और आप ही के समाज के एक ब्राह्मण थे और वो आपकी सोच और आपकी राय से वो इत्तेफाक नहीं रखते और वो आपके खिलाफ हमेशा बात करते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअल में होता ये है कि या तो उन्होंने, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज के जो लोग हैं ना उन्होंने रिलीजन को नहीं पढ़ा है। कोई भी धर्म आप उठाकर देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, हदीस, ये मुस्लिम्स का सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। जैसे हिंदुओं का रामायण है, गीता है, ऐसे मुस्लिम्स का कुरान और हदीस है। उस कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं है, कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है कि मुसलमानों का दुश्मन हिंदू है। आपने कुरान पढ़ा है? हाँ, मैंने उसमें पढ़ रखा है, कुरान हदीस दोनों चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, रामायण भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, सब चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ। और अभी मैं ये आपको ये भी नहीं कहूँगा कि पूरा पढ़ लिया, नहीं, उसमें पढ़ रहा हूँ, स्टडी मेरी चल रही है उस पर। तो कुरान और हदीस, उसमें कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मुसलमानों का दुश्मन जो है वो हिंदू है, नहीं। उसमें यह जिक्र है कि मुसलमानों का जो दुश्मन है वो यहूदी है। तो जो चीज़ लिखी ही नहीं है और जो चीज़ वो हमारी दुश्मन ही नहीं है, आप उसको ज़बरदस्ती दुश्मन बनाने पर तुले हैं। उसमें ये लिखा है कि मुसलमानों का जो दुश्मन है वो यहूदी है। और ऊपर से जब यरूशलेम उतरेंगे तो इजराइल में जिन्होंने पत्थर की दीवारें बना रखी हैं, पेड़ बना रखे हैं, जो यहूदी जो है वो उनके पीछे छिप जाएंगे और मुसलमान इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अकॉर्डिंग टू कुरान जो मुसलमानों का जो समय चल रहा है ये ख़राब समय चल रहा है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे देश में इस्लाम की हुकूमत होगी। जब ये शब्द आता है ना कि इस्लाम की हुकूमत होगी, तो लोग समझते हैं, पागल हो जाते हैं कि इस्लाम की हुकूमत से लोग समझते हैं कि पूरे देश में मुसलमान ही मुसलमान होंगे। नहीं, इस्लाम का अर्थ है कि जो ईश्वर के रास्ते पे चलेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, सिर्फ वही इस देश में रहेगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो किसी के साथ छल करेगा, कपट करेगा, धोखा करेगा, वो इस देश में नहीं रहेगा। यही हमारे जो है वो जो क्या कहते हैं, आपकी रामायण है, गीता है, उसमें भी लिखा है। उसके अंदर एक चीज़ का जिक्र है, गीता कहती है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, और आज जन्माष्टमी भी है, तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। सर मैं कहता हूँ कि ये देश इतनी तरक्की पे पहुँच जाएगा, इतनी तरक्की पे पहुँच जाएगा, अगर इस देश के 4 भाई एक हो जाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कंधे पर हाथ रख के कहे ना, और इस देश की सरकार कहे कि आपको आज से आपस में लड़ाना बंद, आपको लड़ाया जाएगा अमेरिका से, आपको लड़ाया जाएगा पाकिस्तान से, चाइना से, और वो भी हथियारों वाली लड़ाई नहीं, हथियारों वाली लड़ाई में मैं कभी भरोसा नहीं रखता। मैं भरोसा रखता हूँ डेवलपमेंट की लड़ाई में, टेक्नोलॉजी की लड़ाई में, डेवलपमेंट की लड़ाई में। भारत देश इतना आगे जाए कि सरहद पे हमारे देश का कोई जवान शहीद ही ना हो।
मैं इस चीज़ को चाहता हूँ। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, 2024 में आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि आप पॉलिटिक्स की बहुत नरेंद्र मोदी जी। मतलब मगर इंडिया का जो बहुत अलायंस हुआ है उसको देखते हुए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, उसके पीछे का रीज़न है इस देश के अंदर ईवीएम हटा लो तो नरेंद्र मोदी जी गायब है, टाटा बाय बाय, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए मोदी जी। बट उसके खिलाफ में तो वो ये बोलते हैं कि अभी ममता बनर्जी जो बनी है सीएम, वहाँ भी तो ईवीएम मशीनें थी। इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है, कोई भी चोर इतनी चोरी नहीं करेगा कि अगर उसको पता है कि घर के अंदर 2 लाख रखे हैं तो 2 लाख के 2 लाख एक साथ साफ कर जाए। वो भी ना धीरे धीरे करके कि आज 1000 निकाल लिए, कल 1000 निकाल लिए, ताकि किसी का शक भी ना जाए। तो एक बात मुझे बताइए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, और बाहर में आपको सुन लीजिए, अगर सब जगह का चुनाव बीजेपी जीत गई, सब जगह का चुनाव, तो लोगों को शक नहीं जाएगा कि यार देश में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और इस जगह तो 30% 35% मुस्लिम वोटर भी है, और मुस्लिम को तो ऐसा दिखाया जाता है कि बीजेपी के अगेंस्ट है और हिंदू भी बीजेपी के अगेंस्ट है, तो वोट किसने दिया? तो लोग आपस में सवाल करने लग जाएंगे, तो बीजेपी की सरकार होते हुए भी गिर जाएगी। ठीक है, तो मोदी जी इतने समझदार हैं, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है भले, लेकिन पढ़े लिखों को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट आदमी है। मैं एक बात आपको कहता हूँ, इस देश में ना मोदी जी इतना ज़बरदस्त पागल बनाते हैं ना लोगों को, और उनके पास जो कला है, बाय गॉड, मैं इतनी देर इंटरव्यू दे रहा हूँ ना आपको, ये आदमी अब तक कम से कम आंसू टपका चुका था 4 बार। मेरी माँ भीख मांगा करती थी, मैं गरीब परिवार से था। अबे तुम एक बात मुझे बताओ, तुमने उस टाइम पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया जिस टाइम पर 8वीं पास सरकारी नौकरी लगता था, तो तुम्हें नहीं मिली नौकरी? क्यों पागल बनाते हो? देश को पागल बनाना बंद कर दो। देश पढ़े लिखों का है, अनपढ़ों का नहीं है, पढ़े लिखों। और प्रधानमंत्री की आवास में क्या इतनी जगह नहीं हुआ करती कि वो अपनी माताजी को अपने साथ रख लें? खैर वो तो उनका एक अलग मैटर है, मोदी जी को कोई भी पसंद नहीं है, मोदी जी का जसोदा बहन को भी उन्होंने छोड़ दिया। अब खैर वो तो उनका एक पर्सनल मैटर है, लोग उस पर सवाल भी नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी अच्छा है, मैंने उनसे इतना भी बोल देता हूँ तो बहुत उनको दर्द हो जाता है। मैंने उनको पूछ लिया मोदी जी अच्छे हैं तो भगवान करे आपको मोदी जैसा जीजा मिल जाए, बड़ा उठते हैं बहुत बुरी तरीके से। अरे यार अच्छा है तो मोदी जैसा जीजा मिले, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें भाई क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? मैं पूछता हूँ उनसे कि अगर तुम्हारी बहन से शादी करके उसे छोड़ दे, ना वो सुहागन रहे ना विधवा रहे, फिर कैसा लगेगा तुम्हें? साइलेंट हो जाते, फिर कोई आंसर नहीं देते, कोई रिप्लाई नहीं देते, फिर गुस्से में आ जाते, फिर वो अपनी बदतमीजी पे आ जाते हैं, माँ की बहन की गाली देते। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गाड़ी ड्राइव करते में एक व्यक्ति मुझे ना गाली दे के जाता है, तो गाली देता है, तो गाली देने के बाद मैं मिरर को नीचे करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू भाई, और कुछ भी है क्या देने को तेरे को? तो वो आगे रेड लाइट पे ना गाड़ी को रोककर फिर मेरे को स्टॉप करता है, तो बोलता है कि सर सॉरी। मैंने सॉरी किस लिए? कह रहा मैंने आपको गाली दी, आप फिर भी मुझे थैंक यू बोले। मैंने कहा यार तू मुझे कुछ दे के ही तो जा रहा है। मैंने उसको अपना फ़ोन खोल के दिखाया, मास्क लगा रखा था मैंने चेहरे में, मैंने उसको फ़ोन खोल के दिखाया। मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पर मुझे दिन प्रतिदिन 50,000 गालियाँ आती हैं, इन गालियों का अगर मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा होता तो मेरे को समझ में भी, यार ये गालियाँ किसने बनाई हैं? हम ही लोगों ने तो बनाई हैं। Exactly. और गाली आपके दिमाग पर तब असर करती है जब आप उसको ब्रेन पर लेकर जाओगे। आप लेके ही मत जाइए ब्रेन पर। हमारा ब्रेन है, अगर मैं हैंड को मूव कर रहा हूँ तो ब्रेन का है कॉन्सेप्ट सारा। ब्रेन ने कहा कि हाथ को हिलाओ तो हिला रहा हूँ, ब्रेन ने कहा कि पैर को हिलाओ तो हिला रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो ब्रेन ने कहा कि ये इसने तुम्हें गाली दी है माँ की, तो उसको माइंड पे लो, इसने तुम्हें गलत बोला है। क्यों भाई? अगर ये जो गाली है, अगर हमें पता ही नहीं होता कि गाली है तो हमारे दिमाग पे कोई असर ही नहीं पड़ता। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। मैं दुनिया के लिए नहीं जीता सर, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं है कि इस देश के अंदर लोग मुझे गाली देते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहित शर्मा नहीं है तो मोहित खान है। लिख लो, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएंगे। संविधान की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो दलित है, ये कहते हैं। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें, मेरे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, प्राइड टू बी इंडियन, कि मैं भारतीय हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे अपने आप को भारतीय कहते हुए बड़ा गर्व है, बहुत गौरव महसूस होता है मुझे। अच्छा ये बताओ मोहित, क्योंकि आप जो अभी रूलिंग सरकार है उसके खिलाफ इतना ओपनली बोलते हो, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर हो या फिर अदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ बोलने से आप एक बार नहीं चूकते, तो कभी ऐसी लाइफ थ्रेट आपको, आपकी फैमिली को नहीं होता? आपको डर नहीं लगता आप बाहर निकलते हो? फैमिली को तो खैर आ नहीं सकती है, फैमिली तो मेरी स्ट्रॉन्ग है। मेरे को आती रहती है, आए दिन आती रहती है। तो उसके बाद में क्या है ना, बस इतना बोलूँगा ना उनको फ़ोन पर, 1 मिनट ज़रा लाइन पर रहना, ज़रा बस 1 मिनट कॉल लगा रहा हूँ ज़रा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में फ़ोन कट कर देते हैं, और उसके बाद मैं किसी को लाइन पर ले लूँ, SHO को लाइन पर ले लेता हूँ, या पुलिस वाले को किसी को लाइन पर ले लूँ कि सर ऐसे थ्रेड आ रही है, एक बार आप देख लीजिए, तो नंबर भेज देता हूँ। तो उसके बाद में फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, कंप्लेंट दर्ज करिए। हाँ, वो कहते हैं कि पुलिस भी उनकी है, केंद्र सरकार के हाथ में ही है पुलिस। तो कहने को तो उनकी पुलिस है, और अधिकारी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे अधिकारी बैठे हैं ना
जो भले ही सरकार के अंदर है लेकिन सरकार के गुलाम नहीं है, स्वतंत्र हैं। नहीं, मगर ऐसा देखा गया है कि यहाँ ये सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन है सबसे बड़े इल्ज़ाम ये लगाती है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब सरकार के अंडर में है और उनके कहने पर। हाँ, ये बिल्कुल ये एक बड़ा फैक्ट है कि जो पुलिस है वो गवर्नमेंट के अंडर है, सरकार के अधीन है बिल्कुल, और सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता अगर परेशान हो तो पुलिस मदद ही ना करे। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर पुलिस वाले के ऊपर कितनी आफतों के जाकर वो एक क्रिमिनल को पकड़ कर लेकर आता है। आपको पता है इस देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली बोलने से लोग डरते हैं, कांपते हैं, कतराते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं उन चीज़ों को ओपनली बोलता हूँ, मेरे को डर भी नहीं लगता। इस देश के अंदर ना पुलिस वाले कम से कम कुछ नहीं तो हर दिन करोड़ों रुपया पकड़ते हैं, लेकिन वो जब पैसा पकड़ा जाता है तो पता चलता है वो पैसा पॉलिटिशियन का है, किसी नेता का है। तो जैसे फ़ोन जाता है ना भाई साहब सीधा कमिश्नर को, हाँ जी भाई तेरे आदमी ने ना मेरा पैसा पकड़ लिया, इतना पैसा आ रहा था मेरा और इस जगह पे पकड़ा है, तो पैसा तुरंत छोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर वो पैसा अगर पकड़ा जाए और पब्लिकली सामने आए तो पता चले कि कितने बड़े लेवल पर इस देश में करप्शन होता है। इस देश के अंदर ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस के अंडर ना होती हो। इस देश के अंदर करोड़ों रुपए का ड्रग्स आता है। इस देश के अंदर जिस दिन पुलिस को फुल टू फुल आज़ादी मिल जाए ना और किसी सरकार की गुलाम ना हो, अधिकारी पता है क्या करते हैं, या तो उसको तबादला कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे, तो जो निचले स्तर का जो ऑफिसर है ना वो डिमोलाइज हो जाता है, उसका हौसला टूट जाता है और वो फिर उसी सिस्टम में आके मिल जाता है, करप्शन वाले सिस्टम में। जब वो न्यू ज्वाइनिंग करता है ना तो ऐसे करके अपनी वर्दी को तानता है और सुबह जब आईने में देखता है ना खड़े होकर अपनी हेड को लगाता है, उसके बाद सोचता है आज से देखो कैसे सबकी वाट लगाता हूँ क्रिमिनल्स की। जब वो जाता है और जाने के बाद ना फर्स्ट डे जब वो रेड करता है जहाँ पर जुआ चल रहा होता है, जब उसको पकड़ कर लेकर आता है तो पता चलता है यहाँ तो थाने में हफ्ता जाता है जी, थाने का हफ्ता है, तो पता चला ऊपर से फोन आए वापस छोड़ दो उसको। तो वो जो अधिकारी जो है ना, वो जो चोर जो है, क्रिमिनल जो है, वो जा रहा है करके तान कर, और ऑफिसर जो है उसका चेहरा देख रहा है। वो ऑफिसर का हौसला डाउन हो गया कि मैं तो एक तो इतना बहादुरी का काम करके लाया और ऊपर से मेरे को जहाँ पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए वहाँ पर मेरे को और ऊपर से गालियाँ पड़ रही हैं। Exactly. तो वो उसी सिस्टम में एडजस्ट हो जाता है। ये हमारे देश का सिस्टम है। अच्छा, अभी लेटेस्ट में एक और न्यूज़ आई है, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कि इंडिया का नाम बदल के आपके बहुत फेवरेट 2 लोगों ने और 3-4 लोगों ने उसे भारत नाम दे रहे हैं। भारत पहले भी कहा करते थे मगर स्पेशली इंडिया को हटाना। असल में क्या है ना सर, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट है, मोदी जी उस कॉन्सेप्ट से हटना नहीं चाहते हैं और ना जनता को हटाना चाहते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि इस देश की जनता लाइन में लग के ही मर जाए, तो अब लाइन में लगाने के लिए एक नया प्रोसीजर ढूंढ लाए हैं सरकार। अब देखिएगा आप जनता कैसे लाइन में लगेगी। इस देश के अंदर पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडियन गवर्नमेंट, आधार कार्ड पे लिखा होता है इंडियन गवर्नमेंट, आपके जो क्या कहते हैं वोटर ID कार्ड है उस पर लिखा होता है इंडियन गवर्नमेंट, मार्कशीट्स पे लिखा होता है इंडियन गवर्नमेंट, सब चीज़ों पर इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। जब इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा तो आप सोच कर देखिए, फिर से जनता लाइन में लगेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराएगी, जनता का पागल बनेगा, बड़े लेवल पर जनता लाइन में लगेगी। देखिएगा आप, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अपडेट कराना ही कराना पड़ेगा आपको। तो मोदी जी ने एक बड़ा कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया है कि बच्चों को लाइन में कैसे लगाया जाए। और दूसरी बात यह, मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष के अंदर ना जो विपक्ष के नेता, उनको अपने जो अलायंस है उसका नाम रख देना चाहिए भारत। फिर देखते हैं हम क्या नाम ढूंढ कर लाएंगे। नहीं, बट मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता कि नाम चेंज करने की क्या पॉलिसी है। पहले जितनी भी स्टेट्स थे उनके नाम, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया और दीगर जगहों के नाम चेंज कर दिए, और अब फाइनली मतलब ये तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज नहीं जाएगा एक इंटरनेशनल मीडिया कुछ के, एक बात कंट्री का नाम चेंज। एक बात बोलता हूँ मैं, ये मेरा किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष नहीं, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि मर्द जो है ना वो हालात बदलते हैं, नाम नहीं बदलते। तो जो नाम बदलने का काम करते हैं समझ में आता है कि उनकी मेंटलिटी क्या है। जहाँ आपको नाम बदलने चाहिए वो आपने नाम आज तक नहीं बदले। वास्को डी गामा का नाम क्यों नहीं बदलते? जानते हैं वास्को डी गामा के बारे में? वास्को डी गामा जब भारत आया था उसने भारत को दबा के लूटा। वो भारत से डेली 6-6, 7-7 शिप लेकर जाता था लोड करके, सोने से भरकर पूरे लगातार करोड़ों खरबों रुपया। उसका नाम आज तक नहीं बदला आपने। जो नाम आपने बदलने चाहिए वो नाम आपने आज तक नहीं बदले। वो नामों को आप बदलते भी नहीं हो, क्योंकि वो गोरे अंग्रेज थे, आप काले अंग्रेज हैं। उन्होंने जो है बाहर से आके देश को लूटा, आप देश में रहकर ही देश को लूट रहे हैं। और देश को लूट कर आप दे किसको रहे हैं? विदेशियों को ही दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? आज एक बात मुझे बताइए, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जितने भी ये भगोड़े हैं देश का पैसा लेकर भागे हैं, इनमें से ये एक भी रुपया इस देश के नेता का लेके भागे? चलिए मुझे बताइए, विजय माल्या ने बैंक को उड़ाया, नीरव मोदी ने बैंकों को उड़ाया, मेहुल चौकसी ने बैंकों को उड़ाया,
इनमें से कोई भी मुझे ऑफिशियली डाटा दे दे कि किसी नेता का कितना पैसा गया इन बैंकों के अंदर। पंजाब एंड सिंध बैंक एक अभी आपने हाल ही में दिवालिया घोषित हुआ था, उसके अंदर बता दे किसी नेता का पैसा गया ना। नेताओं का पैसा कहीं नहीं मरता, मरता है पैसा इस देश की जनता का, जो सुबह उठने से लेकर रात तक टैक्स पे करती है। और जो आप इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हो, आपको कोई काम धाम बचा नहीं है क्या इस देश के अंदर है? आप ये जो बेवकूफ़ी वाले नए नए जो चीज़ें आप पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहे हो, आपको बता दूं ये जो नया पार्लियामेंट का जो सेशन, अभी जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला है हाल ही में, ये पार्लियामेंट सेशन आप जानते हैं किस लिए बुलाया जा रहा है? हमें नहीं मालूम है, तो इससे पार्लियामेंट सेशन का मोटिवेट है, वो क्या कहते हैं, इस पार्लियामेंट सेशन का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री यानी आपके 56 इंच वाले चचा का, इंटरनेशनल ब्लॉगर है वो, उनका नया नाम है इंटरनेशनल ब्लॉगर। भाई सब घूम घूम के ब्लॉगिंग करता है बंदा, घूम घूम के, और जिस साइड कैमरा उसका फोकस वहीं रहता है। आप इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, मुश्किल से 2 या 3 टाइम्स मेरा फेस उधर गया होगा, मेरा फेस आपकी साइड ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जगह, मेरी जगह पे आपके 56 इंची वाले ब्लॉगर चाचा बैठे होते तो उनका फेस एक ही जगह पर रहता है। यार फोकस कैमरे पर है ना, कैमरे का फोकस खराब नहीं होना चाहिए, और मेरे बाल खराब नहीं होने चाहिए, वो अच्छे आने चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर बाकायदा लगा रहना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर में सब कुछ ठीक दिखना चाहिए। और जो हमारे 56 इंची वाले चचा है, उनका जन्मदिन है, आपको पता ना हो, आने वाले टाइम में लास्ट जन्मदिन है भाई सब, ये समझिए प्रधानमंत्री रहते हुए मुझे लगता है शायद लास्ट जन्मदिन समझ रहे हैं। मगर आप तो कह रहे हैं कि दोबारा आ रही है सरकार, ईवीएम रहेगा तो आएगी, ईवीएम रहेगा तो आएगी। ईवीएम के मैं आपसे कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं, और बीजेपी बड़े तेजी से चिल्लाती है कि भाई मोदी जी ने काम किया है, पूरे देश में काम किया है, देश में काम किया है। अगर पूरे देश में काम किया है तो पंजाब से चुनाव लड़ा दो ना अपने चाचा को, पता चल जाएगी कितना तगड़ा काम किया है। पंजाब में इन्हें डर लगता है, अपने ही देश के अंदर इनको डर लगता है, देख लो आप, पंजाब के अंदर इन्हें डर लगता है। भाई साहब अगर आपने काम किया है तो पंजाब से चुनाव लड़ लो आप क्यों नहीं लड़ते? बनारस से क्यों लड़ते हो? क्योंकि इनको पता है जहाँ धपाधप हिंदू मुस्लिम चल रहे हैं, जहाँ लोग लड़ रहे हैं। इस देश के अंदर शाम को एक कार्यक्रम होता है, मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम। असल में जो टीवी चैनल देखते हैं ना, इनको सबको अपने कार्यक्रम का नाम, रात को 8 से 9 जो कार्यक्रम चलते हैं, इनका नाम रखना चाहिए मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम, मुर्गा लड़ाओ देश बढ़ाओ, ये इनके कार्यक्रम का नाम होना चाहिए। क्योंकि इनका काम पता है क्या होता है? एक दाढ़ी वाला मौलाना बिठाना, एक तिलक वाले पंडित को बिठाना, वो पंडित जी उसको गाली दे रहे हैं, वो 5000 रुपए वाला सेशन है भाई साहब। इस देश में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कमा पा रहा, ये कमा रहे हैं बढ़िया। और पता है क्या है, स्क्रिप्ट लिखी लिखाई मिलती है, वो उसको गाली देता है, तुमने हिंदू को ऐसा कहा, तुमने मुसलमान को ऐसा कहा, फिर उसके बाद में वो कहेगा फिर उसके बाद में वो कहेगा फिर उसके बाद में वो कहेगा अरे जय श्री राम। मतलब इतनी बेवकूफ़ी, ऐसा लगता है कि जब मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम चलता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम रहता है। मैं तो, और एक बार तो मैं कार्यक्रम देख रहा भाई साहब, कार्यक्रम देखकर तो आतंकवादियों को लेकर कार्यक्रम चल रहा था टीवी चैनल पर। उसके बाद में जब मैंने कार्यक्रम देख रहा, टीवी चैनल देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि साला अगर यही गेट खोल दिया अभी तो आतंकवादी घर के अंदर घुस जाएगा सीधा। इतना तगड़ा मतलब क्रिएट करते हैं ये लोग कि भाई साहब गेट खोला तो आतंकवादी घर के अंदर ही आ जाएगा। पागल बनाने की एक सीमा है। एक बात सोचो, इस देश के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50,000 रुपये सैलरी नहीं पा रहा, कि 5,000 रुपये एक डिबेट के लेते हैं। किसी को 5 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाता हूँ सर, नहीं जाते, मैं नहीं जाता हूँ सर। मगर बहुत सारी जगहों पे आपको बुलाया जाता देखा तो मेरे को बुलाने की क्या औकात है? मैं किसी का 5,000 रुपये बिका, मैं कोई भाई साहब कोई कोठे पे नाच रहे हैं तब आप समझ रहे हैं क्या कि पैसा फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे? नहीं, हम किसी के एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आपकी मर्जी होती है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ बोलते हैं, जहाँ मर्जी। नहीं, आप बिठाइए नेशनल चैनल पर। अगर नेशनल चैनल इतनी औकात रखता है, पहले बुलाता था, पता है आपको, पहले बुलाता था, अब तो बुलाने से डरता है, वो मना कर दिया। मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं बुलाते हो? मुझे बोला, कह रहा सर वो ना मना कर देते हैं आपको। मैंने कि क्यों मना कर देते हैं? कह रहे सर वो आपके क्वेश्चन, मैं नेशनल चैनल पे गया हूँ 2-3 बार, और जब भी मैं सवाल पूछता हूँ वो सवाल वायरल हो जाते हैं। उस टाइम पे छोटा था, अब तो बहुत सारी नॉलेज आ गई, ऊपर वाले की दया से इतनी नॉलेज आ गई है कि इन जैसों को तो, ये जो बैठते हैं ना 5-5 हज़ार वाले मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम वाले, इनको तो मैं यूँ ही चुप कर दूंगा। इनसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि जिस धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो उस धर्म की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? क्या है रिलीजन? इस रिलीजन का उदय कैसे हुआ? धर्म कैसे बना? और कौन सी पुस्तक में हिंदू लिखा हुआ है, जरा ये बताओ। फिर इनसे पूछूंगा कि गायत्री मंत्र सुनाओ, ये नहीं बता पाएंगे, सब साइलेंट। फिर जो मुस्लिम वाले मौलाना साहब बैठे होंगे, फिर उनसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? क्या है इस्लाम? क्या परिभाषा है इस्लाम की? जो आप यहाँ पर इतना चिल्ला रहे हो इस्लाम को, क्या इस्लाम इतना ही कहता है कि दाढ़ी बढ़ाओ और टोपी लगाओ और बन गए मुसलमान? नहीं, ऐसे थोड़ी है। और उसके बाद में ये एक ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट करते हैं देश में कि भाई साहब मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि मुसलमानों से कैसा खतरा है हिंदुओं को, और ये खतरा जो 14 के बाद से बढ़ा है, जब सारा कुछ इस देश में प्रधान खतरा लगा मुसलमानों से? आपको? मेरे को तो कोई खतरा नहीं है। अगर मुसलमानों से इस देश को खतरा होता तो अब्दुल कलाम आज़ाद इस देश को मिसाइल नहीं देते।
मीर उस्मान अली इस देश को 5 टन सोना नहीं देते, बहादुर शाह जफर अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करवाते, अशफाकुल्ला खां फांसी का फंदा नहीं चूमते। तो मुसलमान इस देश का इतिहास है, एक ऐसा इतिहास है जो कभी नहीं मिटाया जा सकता है। इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो है ना, उनकी जो किस्से हैं, जो उनकी दोस्ती के किस्से हैं। टीपू सुल्तान का चैप्टर हटा दिया है, सुना है? मैं क्या बोलता हूँ आपसे सर, चैप्टर हटा सकते हैं आप, इंसान को नहीं हटा सकते हैं। Exactly. आज आप भगत सिंह को पहले नहीं पढ़ाते हमें हैं। स्कूलों में उनका इतिहास में पढ़ाया जाता था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी पढ़ा सर, मैंने भी पढ़ा है। टीपू सुल्तान हो, भगत सिंह हो, बाबा साहब हो, आप इनको किताबों से हटा सकते हैं, लोगों के दिल से नहीं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने देखा होगा एडोल्फ हिटलर। हिटलर को आपने देखा ना, क्या हुआ हिटलर के साथ में, पूरे देश ने देखा। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी गए तो क्या हुआ, वो पूरे देश ने देखा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। और मुस्लिम्स में देखना चाहते हैं ना, तो देख लीजिए, इस देश के अंदर बुरे के साथ में बुरा ही होता है, और बुरे का जो अंत है ना, वो आज भी लोगों के सामने है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू धर्म में रावण को लोग कह देते हैं, तो मुस्लिम्स में भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है सर, वो आपने देखा होगा, क्या नाम है उसका, फिरौन, जो उसका शरीर आज भी पड़ा हुआ है, जिसने अपने आप को ऊपर वाले से ऊपर समझ लिया था। इस देश में भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर एक ही है। मैं आपसे कहता हूँ कि उनके ना रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग उसको मंदिर में तराशते हैं, कुछ लोग उसको मस्जिद में तराशते हैं, जबकि ना तो वो मंदिर में है, ना तो वो मस्जिद में है। वो कण कण में है, वो आप में भी है, वो मेरे में भी है, वो हर एक चीज़ में है जो सांस लेती है, वो पेड़ पौधे में भी है, वो पशु पक्षी में भी है, वो जानवर में भी है, वो हर जगह है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह को मस्जिद के अंदर मत कैद करिए, अगर आप हिंदू हैं तो भगवान को मंदिर में मत कैद करिए, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए, उनको इंसानों में रहने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को कैसे पता कि भगवान जो है वो आपके और मेरे अंदर है, अल्लाह जो है वो आपके और मेरे अंदर है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार जो लोग हैं ना, वो कैलाश पर्वत तक जब पहुँच जाते हैं, तो जो भगवान होते हैं वो सवाल करते हैं, जो उनके जो मैसेंजर्स होते हैं वो सवाल करते हैं, पूछते हैं और महादेव से पूछते हैं कि प्रभु अब हम क्या करें, जो लोग हैं वो तो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब स्वर्ग तक भी, कैलाश तक पहुँच चुके हैं, हर एक जगह पहुँच चुके हैं, जो हमारी पवित्र जगह थी उन हर एक जगह पहुँच चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो भगवान उनको बोलते हैं कि अब एक काम करो, तुम इनके मन में ही बस जाओ, ये तुम्हें हर जगह ढूंढेगा, हर जगह ढूंढेगा, लेकिन अपने मन में कभी नहीं ढूंढेगा। तो भगवान जो है, अल्लाह जो है, वो आपके मन में ही बसे हुए हैं, आप उसको हर जगह जाकर ढूंढते हैं, लेकिन आप उसको कभी भी अपने मन के अंदर नहीं देखते हैं। वो आपके माता में भी है, वो आपके पिताजी में भी है। आज अगर आप अपने माता पिता को सम्मान दोगे तो आपका जीवन एक बहुत अच्छा जीवन जाएगा, एक आप अपनी लॉन्ग लाइफ, एक अच्छी लाइफ को जिएंगे, मैं ये मानता हूँ। एग्जैक्टली जी। बिफोर आई स्टार्ट, वो एक बात जो आप बताने वाले थे कि वो सत्र क्यों हो रहा है, वो बर्थडे, हाँ वो बर्थडे आपके 56 इंची वाले चाचा का, ब्लॉगर चाचा का, मुझे लगता है कि वो आखिरी बर्थडे तो इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके 56 इंची वाले चाचा। अच्छा। दूसरी बात ये है कि उसका उद्देश्य, बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो अभी एक बात और कर रहे हैं, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। बड़े ही बेवकूफ़ हैं, माइंड इनका काम करता नहीं है, ये नहीं समझते हैं कि हर जगह तो आप सरकार गिराते रहते हैं। अब मान लीजिए कहीं कार्यकाल पूरा हो गया, अब मान लीजिए कहीं पर सरकार गिर जाती है, फिर क्या करोगे आप। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी भी। ये सिर्फ एक फालतू पागल बनाने के आते हैं। असल में क्या है कि 56 इंची वाले चाचा का जन्मदिन है, उसको एक इवेंट में तब्दील करना है, इसलिए सेशन बुलाया गया है ताकि नई पार्लियामेंट स्टार्ट हो चाचा के जन्मदिन के तौर पर। एग्जैक्टली। चलिए लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद मोहित शर्मा। वन वर्ड और ईदर वन लाइनर, नॉट मैक्सिमम। वन क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। ऑप्शंस मिलेंगे क्या मुझे? ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ से मोहित शर्मा को जानने का मौका मिलेगा अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। वही जिंदगी में दोस्तों के साथ, वही तो मैं जानना चाह रहा था, मोहित ने दोस्तों के साथ कुछ तो क्रेजी किया होगा यार। नहीं एक्चुअली मैं क्रेजी तो कर रखा है, लेकिन अगर मुझे ऑप्शंस देते आप कैसे पॉलिटिक्स के तौर पर तो मैं बता सकता हूँ। नो पॉलिटिक्स भूल जाओ भाई, मोहित एक नॉर्मल लड़का है, मैं लड़का ही बोलूंगा, तुम मुझसे छोटे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पॉलिटिक्स जब आएगा दौर, वो मैं ना अपने स्कूल से टूर पर गया था, हिमाचल घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, मैं एक्चुअल में ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करता हूँ, मेरे दोस्तों ने ना
वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी और उन्होंने फुल टू फुल ड्रिंक करके जो अपने कपड़े वपड़े उतार दिए और उसके बाद में वो किसी को पता नहीं चला था। लेकिन लास्ट डे था हमारा, तो लास्ट डे जब होता है तो टूर पर ना नीचे पार्टी होती है, तो पार्टी के टाइम पे मैंने क्या काम करा, वो वाला गाना चल रहा था कि 2 घुट पिला दे साथिया, तो मैं जाकर दोस्त के हाथ में बोतल पकड़ा दी, जिससे टीचर्स को पता चल गया कि बच्चों ने ड्रिंक भी करी है यहाँ पर। और फिर वापस आने के बाद में मेरे को छोड़ के सबकी बैंड बज गई थी। One thing that you scared you the most. अब मोदी जी के अलावा भी किसी से डरते हो नहीं डरते हो? नहीं, मोदी से तो मैं कभी नहीं डरता। मोदी जी डरने वाली चीज़ भी नहीं है। तो और पापा से डरते हो? एक चीज़ से डरता हूँ कि कभी भी ना जीवन में कोई ऐसा काम ना हो जाए कि कभी माफ़ी का मौका ही ना मिले, कि किसी से कभी माफ़ी ना मांग पाऊँ और अपना जो सर है ना वो हमेशा शर्म से झुका रहे, वो रिग्रेट तो बस हाँ, कि मतलब माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिले। तो ऐसी कोई भी गलती ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस सबसे प्रार्थना करता हूँ कभी ना हो मेरे से। वेरी गुड। वन थिंग दैट यू हैव नॉट शेयर्ड विद एनीवन, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको किसी के साथ शेयर कभी नहीं की हो, आज हमारे साथ शेयर, अगर है तो बता सकते हो? नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। कोई बात नहीं। ओके, टेल मी योर एम्बैरेसिंग मोमेंट इफ देयर इज एनीथिंग। एक टाइम था जिस टाइम पर ना मतलब क्या था कि मतलब थोड़ा सा पढ़ाई से मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट हो गया था। तो एक बार ही ना एक व्यक्ति ने मेरे घर पर आकर जो है ना वो मतलब मेरे फादर को और मेरी मदर को बोलते हैं सामने बैठ के कि आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। और मतलब वो इस तरीके से उनकी लैंग्वेज होती है ना कि वो मेरे लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है कि मैं अपने सर को अपर नहीं कर पाता हूँ कि यार मतलब मैंने क्या कर दिया यार। मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे फादर मदर का सर कभी भी नीचे ना झुक पाए बस। व्हाट इज़ योर निकनेम? मनीष। मनीष? यस। मतलब मोहित से मनीष? yes. ऐसा क्यों? घर का नेम है मेरी। अच्छा, ओके। योर फेवरेट पास टाइम? स्कूल टाइम। ओके। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। वन वर्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम हमेशा एक तुम्हारी पर्सनालिटी को तुम एक अल्फाज में डिस्क्राइब करना चाहोगे। वन वर्ड में नहीं हो सकता है ना सर। चलो 2 और मैं आपको बताता हूँ, और अपनी तारीफ मैं कभी करना भी नहीं चाहता हूँ। तारीफ इतनी करोगे? नहीं, मैं कभी करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और वो इंसान नहीं जिससे गलतियाँ ना हो। तो इंसान एक गलतियों का पुलिंदा है, तो और मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। तो मैं अपने बारे में एक गलतियाँ तो बता सकता हूँ हज़ारों, लेकिन एक अच्छाई बताने में मेरे को बहुत समय लग जाएगा। वाह वाह वाह, यहाँ भी पॉलिटिक्स, ये आदमी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आने वाला। ओके, अगर तुम इस पॉलिटिक्स में या फिर बीइंग एन एडवोकेट नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। ओके। 2 चीज़ें अपने अंदर से चेंज करना चाहो तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें जो तुम अपने अंदर बदलना चाहते हो? जो गुस्सा आ जाता है ना, ये ज़रूरी है, इस गुस्से को कंट्रोल करना। हाँ। और दूसरी? और थोड़ा सा ना हर एक चीज़ को लेकर एकदम मतलब वो एग्रेसिव हो जाता हूँ, वो तो है ही, वो तो गुस्से में ऐड हो गया। थोड़ा सा ये है कि क्या कहते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर एक्शन कर देता हूँ इमीडिएटली। तो उसको सोचने का टाइम लेना चाहिए मुझे, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार? फार्मा प्रोटेस्ट मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जहाँ मुझे सक्सेस मिली मेरी लाइफ की, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वेरी गुड। तुम्हारी ज़िंदगी पे अगर कोई किताब लिखी जाए और उसका टाइटल क्या होगा? देश प्रेम वर्सेस घर प्रेम। देश से भी प्रेम है और घर से भी, दोनों से बहुत प्यार है। योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरे को ना एक्चुअली रोमांटिक सॉन्ग सुनने का शौक है। कोई यकीन नहीं करेगा यार तुम। हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को सुनने का शौक है। अच्छा, अपना सबसे और हरियाणवी सबसे फेवरेट सॉन्ग एक 2 लाइन गा के बता दो। दिल्ली में करता बदमाशी पक्का हरियाणा का, ये हरियाणवी सॉन्ग मेरा फेवरेट है। हाँ। ओके। फेवरेट प्लेस यू वांट टू ट्रैवल? कैलकाटा। कैलकाटा? यस। ओके। फेवरेट जंक फूड? मोमो। अच्छा जी, वेरी गुड। हाउ मेनी आवर्स यू वांट टू स्लीप? 10 to 12 आवर्स। उसके बाद उठ जाता हूँ। वेरी गुड, क्योंकि मेरे थोड़ा सा चेंज हो गया शेड्यूल। अब चेंज हो गया, वही तो। ओके। योर फेवरेट कार? मेरी फेवरेट कार वो है जो मैं जिसको अपने पैसों से खरीद सकूँ खुद, अपनी तो कभी इनकम से। अभी खरीदी नहीं है? नहीं, अपनी इनकम से खरीदना चाहता हूँ, फैमिली की इनकम पे नहीं, अपनी इनकम से। ओके। मैं अगर इनकम आ गई और खरीदने का मौका, कौन सी खरीदोगे?
वो तो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है ना, अभी तो फैमिली के ऊपर डिपेंड ये आदमी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा मतलब सोचो उतना आ गया जितना चाहते हो। कौन सी योर फेवरेट कार? मर्सिडीज। हाँ, ये ना कि वो तो जब आएगा तब आएगा, चाहत तो इंसान की आज से ही होती है ना। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट कार्ब? ब्रेड, पास्ता, राइस और पोटैटोज? राइस। ओके, हाउ मेनी किड्स वुड यू लाइक टू हैव? ओनली 2। ओके, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। Okay, very interesting question for you. If Noora Fateh and Modi ji both were drowning and you could save one, who could be? यार बड़ा important question है तुम्हारे लिए। मैं बना ही तुम्हारे लिए, बता दो अब। नूरा फतेह और मोदी जी हैं, किसको बचाओगे? थैंक यू, दी एंड करते हैं सेशन को सर। नहीं तो मतलब किसको बचाना चाहोगे बताओ? मैं नूरा फतेह को बचा लूंगा सर। अच्छा, वो मोदी जी को तो मतलब ही, मोदी जी को तो साइड हटा दीजिए, मैं नूरा फतेह का नाम लेने से बस रुका हुआ था। मोदी जी को तो बचाना ही नहीं है सर। अच्छा, बचाना ही नहीं है, वो तो साइड ही है वो तो। ओके, हाँ। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड? क्लॉथिंग का ब्रांड सर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, जो बेस्ट लगता है वो पहन लेते हैं। ओके, ब्रांड मैटर नहीं रखता है। ब्रांड उन लोगों के लिए मैटर रखता है जो जिन लोगों के ना फादर मदर जो है ना खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कमा के दे के गए हैं और उनको सिर्फ पैसे में ऐसे करके आग लगानी है। और हम इस देश में ना इक्वालिटी की बात करते हैं, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए, एम्बेरस मूवमेंट नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इतने महंगे कपड़े पहन रखे हैं या इसने इतने सस्ते पहन रखे। नहीं, वेरी गुड। आप पे जचना चाहिए, कुछ भी जचे। अब ये कोट कोई ब्रांडेड थोड़ी है, सीधी सी बात है। बट ये तुम्हारी पहचान है। हाँ। इफ यू वर अ मिलियनियर व्हाट वुड यू बाय? मैं ना सबसे पहले एक चीज़ खरीदूंगा, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर ना सब लोगों को इस देश के अंदर जो अनाथ आश्रम वाले जो बच्चे हैं ना, एक ऐसी चीज़ उसको खरीदूंगा और उसको ना ऑर्फनेज नहीं बनाऊंगा, उसको एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जहाँ पर ना वो बच्चे अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकें। अगर मेरे पास खरबों रुपए आ गया ना तो मैं एक ऐसी लाइफ दूंगा टाउनशिप कि वो कहें कि यार फादर मदर हो या ना हो ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ को जिया जाए। वेरी गुड। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अपोजिट जेंडर? बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। ओके, योर फेवरेट प्लेस टू ईट? कैलकाटा। अच्छा, मतलब एनी स्पेसिफिक इन कैलकाटा? बलवंत सिंह ढाबा। ओके, व्हिच सेलिब्रिटी annoy you the most? कंगना रनावत। कंगना रनावत। ओके, व्हाट मेक्स यू एंग्री? किस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है जल्दी? कोई देश के लिए बोल देना कुछ भी तो बस the end है। What age you want to retire? कोई एज ही नहीं रिटायर होने की ना। What compliment does people give you the most? कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, पीएम बनना चाहिए, यही। अच्छा, पीएम भी बनना चाहिए? हाँ, यही सबसे ज़्यादा कमेंट रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि आपको मोदी जी से बात करने का और आप उनसे कोई क्या बात कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में आखिर ऐसा आया क्या जो पूरा देश बेच दिया? माना आपके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि देश की जनता के भी आगे पीछे कोई नहीं है। आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा, लेकिन देश की जनता के पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं। यार इस सवाल का जवाब दो मुझे कि पूरे देश की लंका लगा दी और सब कुछ अपना घर परिवार छोड़ दिया, अब क्या सबको अपने जैसा बनाना चाह रहे हो क्या? अच्छा, बस एक चीज़ पूछूंगा शॉर्ट में, देश बेका तो बेका क्यों? आपके बाप का था या दहेज में देके कोई भूल गया था? बस ये बता दो। इफ़ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप, कभी ऐसा मौका मिले किसी एडवेंचर ट्रिप पे जाने, किसको साथ लेके जाना चाहोगे? मैं दोस्त को अपने। कौन से दोस्त को? कार्तिक चौधरी। कार्तिक चौधरी। दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, दो हैं ये, अलग अलग हैं? नहीं, एक ही है दोनों। मतलब मोहित कार्तिक दोनों एक ही है। कार्तिक चौधरी। अच्छा, मोहित। हाँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज है कोई? अभी है नहीं, लेकिन हो जाएगी। लव मैरिज ही करनी है मतलब क्योंकि फादर ने भी करी है ना। अच्छा। तो जो फादर ने किया है तो बेटा करेगा ही। अच्छा, हु इज योर सुपर हीरो? सुपर हीरो सुपर हीरो तो भगत सिंह। ओके, योर फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक है मेरे गन्ने का जूस। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। आर वुमेन कॉम्प्लिकेटेड? यस। हैव यू एवर स्लैप्ड एनीवन इन पब्लिक? मैंने किसी को मारा है। हाँ, थप्पड़ मारा कभी किसी को पब्लिक में? बहुत बार। मतलब यार तुम लड़ाकू है आदमी।
हाँ वो तो पहले से गुस्सा आता है तो एग्रेसिव हो तो जाता मतलब वो फिर जो सामने वाला पीटा, हाँ ऐसा नहीं कि वो ऐसा थप्पड़ किसी ने मारा उसके बाद पिटते कोई पिटे भी हो? हाँ ऐसा भी हुआ है, स्कूल टाइम में हुआ है। जो चीज़ यस है तो यस है वो, हाँ उसको छिपाया नहीं जा सकता, वो आज नहीं तो कल पता ही चल जाती। हाँ वही। कैट्स और डॉग? डॉग्स। ओके। योर फेवरेट मेल पॉलिटिशियन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एंड द फीमेल पॉलिटिशियन? इंदिरा गांधी। नाउ यू आर राइट। ओके। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? इतने ध्यान से किसी को देखा ही नहीं है। कंगना को तुम इतना देखते हो? वो तो इसलिए देखते हैं ना कि वो मतलब ऐसा स्ट्रीट डॉग्स को कौन नहीं देखता, दिखते ही जाते हैं। ओके। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ब्लैक एंड वाइट। योर फेवरेट नंबर? फेवरेट नंबर 7। 7। ओके। लास्टली आप हमारे इस शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से? मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा शो था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज तक मैं अपनी लाइफ में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, वो निकालने की आपने बहुत कोशिश करी। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि ना ही बता पाऊँ, लेकिन कुछ बता भी दिया है और कुछ छोड़ भी दिया है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और मैंने आपके शोज़ को पहले भी देखा है, फर्स्ट टाइम नहीं हूँ मैंने पहले भी आपके शोज़ को देखा है। और यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से लोगों को, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको लेकर या और भी लोगों को लेकर आप अपने लगातार इंटरव्यूज़ करते हैं, आप ऐसे अच्छे से करते रहें। और आपके ऑडियंस को कहूँगा कि डे बाय डे आपके साथ में जुड़े। अब तो ऑडियंस आपकी है। हाँ आपकी ऑडियंस है। नहीं, ऑडियंस तो आपकी है, अभी तो मेरी तो बाद में पता चलेगा कि है या नहीं, अभी तो आपकी ऑडियंस है। एग्जैक्टली। तो बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके।